गुमनामी का वरदान ही देना प्रभु, और ख्याति दो तो ऐसी कि जब मैं बताऊं अपना नाम तो जवाब मिले, झूठ बोलते हो तुम वह हो नहीं सकते। अब शैली ही बचेगी। कृष्ण कल्पित अपनी शैली से पहचाना जाता है। मेरे दुश्मन भी मुझे पढ़ते हैं और ये नहीं कह सकते कि भाई खराब लिखा है, क्या मतलब किसी के खिलाफ लिखा है तो भी मतलब लिखा अच्छा है। मैंने गांव का जो महाजन था जो कि अचानक अनाज को महंगा कर दिया, गायब कर दिया, कुछ कर दिया उसने, तो उस कविता 3 हिस्सों में बटी हुई थी, तो उसका नाम लेकर मैंने आलोचना की। अब देखिए मेरी पहली कविता की मतलब शुरुआत ही कैसे होती है। तो अब मैं विवादों से तो कभी बच नहीं सकता। जो नदी बह रही थी कवि के हृदय से, वो पाठक के हृदय तक जाके कविता के रूप में पहुंच रही है। तो कविता तो वही होती है। बाकी कविता के नाम पे तो बाजार है पूरा का पूरा सजा हुआ। हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा उद्योगपति अपने पक्ष में कविता नहीं लिखवा सकता किसी से पैसा देकर, क्योंकि बन ही नहीं सकती कविता। स्तुति बन सकती है। जीवनानंद दास की पंक्ति है कि कविता तो बहुत लिखते हैं लेकिन कवि कोई कोई होता है। खराब कवि को खराब कवि कहता हूँ अगर और उससे मुझे डर नहीं लगता है कि उसको पद्मश्री मिल चुका है या उसको क्या मिल चुका है। एक खराब कविता को खराब कविता और एक खराब कवि को खराब कवि अगर नहीं कह सकते आप, तो आप कवि नहीं हो सकते। गालिब भी मेरे पिता हैं, कबीर भी मेरे पिता हैं कविता में, और मीर भी है। मीर को भी पढ़ता हूँ मैं, मीरा को भी पढ़ता हूँ मैं निराला को भी पढ़ता हूँ, मैं फैज़ अहमद फैज़ को भी पढ़ता हूँ। तो ये मिली जुली परंपरा है ना, इसको तो बांट दिया गया। देखिए फिर बात बहस वहीं चली जाएगी। तो जैसे कि उर्दू में जो शेर है, जैसे कि हिंदी में दोहा है, दोहा छंद देखिए कितना पॉपुलर है। उस दोहा छंद को हिंदी के कवियों ने छोड़ दिया कि पिछड़ा हुआ है। उन्होंने नहीं छोड़ी अपनी परंपरा। पर स्त्री गमन को आप बंद नहीं करवा सकते। किसी सरकार की, किसी ट्रंप के पास ये ताकत नहीं है कि वो पर स्त्री गमन की समस्या से मुक्ति दिलवा सके। सच्चाई स्वीकारना भी आना चाहिए। बिल्कुल। सच्चाई स्वीकारनी आएगी तभी आप सच्चाई बोल पाएंगे। कि मैं केवल बोलूँगा स्वीकार नहीं करूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। बोरखेस का जो स्वप्न था, हो सकता है मेरे हाथ से पूरा हुआ हो वो, कि मैंने उर्दू शब्दकोश पे, हिंदी उर्दू शब्दकोश पे, उर्दू हिंदी शब्दकोश पे ये कविता लिखी, जो मैं समझता हूँ कि मुझे कोई कहे कि आपका क्यों योगदान है, तो ये भी मेरा एक योगदान है। तो ये उन्हीं खूनी दिल के खून से लिथड़ करके ही ये कविता मैंने लिखी है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह समझा नहीं गया है जिस ढंग से मैंने लिखा है, ऐसा मुझे लगता है। अगर मुझे माना गया है अश्विनी जी हिंदी में, तो मैं जोरों से मनवाया गया हूँ। मुझे किसी ने माना नहीं है, मनवाया गया हूँ। और मेरे पास तो मेरा लेखन है और कोई भी ताकत नहीं है मेरे पास। कवि अगर हूँ तो अपने न रहने के बाद कवि रहूँ, और दूसरे जन्म में अपनी कविताएं पढ़ूं किसी अनजान पाठक की तरह। सच को जानने समझने का दावा तो सभी करते हैं, पर सच का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे आज के मेहमान ने ये बीड़ा उठाया है कि वो सच को सच ही कहेंगे, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, कोई पर्दादारी नहीं होगी। आप शब्दों के धनी हैं, मगर आप शब्दों को कभी चुल्हे की तरह, कभी बढ़ई की तरह, कभी कुम्हार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो कभी सच को शब्दों का सूट बूट पहनाकर समाज के उन हिस्सों में पहुंचा देते हैं जहां सच के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा होता है। आपकी कविताएं कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं हैं, मगर आप परिपक्व साहित्य में अगर रुचि रखते हैं तो मेरी तरह आप भी हमारे मेहमान के फ़ैन हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आइए आपकी भेंट कराते हैं हमारे आज के मेहमान श्री कृष्ण कल्पित जी से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। कैसे हैं आप आज? मैं ठीक हूँ अश्विनी जी। देखिए कि आज जब एक शहर में रहते हुए भी एक लेखक का एक दूसरे कवियों से कोई संवाद नहीं रह गया है या धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, तो आप लखनऊ से आए हैं इस बातचीत करने के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है। क्योंकि ये पॉडकास्ट जो नई विधा चली है, ये बातचीत की विधा ही मैं समझता हूँ, क्योंकि वाचिक परंपरा अब लौट रही है। जो आधुनिकता के दबाव में जिन लोक विधाओं को हमने तिलांजलि दे दी थी और उन्हें पिछड़ा हुआ माना था, आज वही विधाएं नई टेक्नोलॉजी के साथ
फिर से प्रासंगिक हो रही हैं। उसमें ये पॉडकास्ट भी है। पॉडकास्ट ऐसे ही है कि किसी से बैठ करके आप बतिया रहे हैं या और उसमें उस बात का रस ले रहे हैं, उनके अनुभवों का। तो आप आए, आपका स्वागत है। नमस्कार। और सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अपनी पहले पर्सनल बात करता हूँ जी। कि जब मैंने आपकी कविताएं पढ़ी, जब मैं पढ़ता था, और काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते हुए, तो मुझे मैं जब आपकी कविता पढ़ता था उसके बाद 10 मिनट तक कम से कम मैं बिल्कुल मौन अवस्था में चला जाता। सोचता था कि ये बात तो मैं भी कभी ना कभी कहना चाहता था। फिर मुझे लगता था कि अच्छा हुआ मैंने नहीं कही, आपने कही। तो ये बात देखिए, मैं आपका फ़ैन हूँ और ये मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं होती, क्योंकि आप जैसा लिखने वाले बहुत कम लोग हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जी, तो वो जो एक राब्ता बना एक लेखक और एक फ़ैन के बीच में, क्योंकि मैं आपको आज मिल रहा हूँ पहली बार, लेकिन मैं आपको ऐसा लग रहा है कि सालों से जानता हूँ, सिर्फ आपके विचारों से। तो क्या लगता है आपको, ये ऐसा कैसे हो पाता है कविता के ज़रिए, साहित्य के ज़रिए? नहीं, लेखन से होता है ना ये। आप पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है। आप आए हैं और मैं तो इसी मीडिया में काम करता रहा हूँ कि जैसे कि अपन मिलते रहे हैं। मतलब इतनी ये जो सहज भाव है व्यक्तित्व का, कि आपको आप कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि बरसों से मिल रहे हैं। तो एक तो ये है कि मेरी रचनाओं से आप परिचित हैं, तो रचना से जब आदमी मिलता है तो साक्षात कवि से ही मिल रहा है। आज कबीर की जब मैं पंक्ति पढ़ रहा हूँ या समझ रहा हूँ तो मैं कबीर के स्तर पे आ रहा हूँ, कबीर को समझ रहा हूँ। तो वो व्यक्तित्व तो आता ही है। और फिर अचानक जब साक्षात हो जाता है, ये तो एक संयोग की बात है कि भाई ये हैं। लेकिन कवियों का परीक्षण तो मरने के बाद होता है असल में। जीते जी जो होता है उसमें क्या घालमेल होता है आप भी जानते हैं, और क्या नहीं होता है, और वो सारी चीज़ें। क्योंकि ये कॉमर्शियल विधा नहीं है कविता। कॉमर्शियल करते हैं सिनेमा में गाने लिखने का काम भी कविता ही है, या किसी की प्रशंसा में लिखना, ये करना। लेकिन जो असली जो कविता है, सही कविता है, जो कि इस ज़माने की जनता में रहेगी, तो उस आत्मीयता से ही लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसा लग रहा है। कि मेरी एक कविता की पंक्ति भी है कि जब मैं उससे मिला तो लग रहा है कि मैं पहले कई बार मिल चुका हूँ, या इसी तरह की कविता है। तो ये एक आता है मिल करके, अगर आपका वो मिल जाता है, पिच मिल जाता है, एक तो पिच मिल जाता है आपका कि भाई ठीक है, ये आप जो बात कह रहे हैं, तो उससे मिलता है, तब ऐसी फीलिंग्स आती हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं भावनाएं। साहित्य सर देखिए, जो साहित्य में वो बल है बेसिकली, कि जो लोग, जो हमारे जैसे लोग जो उतना अच्छा लिख नहीं सकते, या बहुत, चलिए मैं तो थोड़ा बहुत फिर भी लिख सकता हूँ या लिखने की कोशिश कर सकता हूँ, या करा होगा मैंने थोड़ा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी आवाज़ ही नहीं बन पाती है कभी, तो कवि उनकी आवाज़ बन पाता है। ये सबसे अच्छी बात है। देखिए कि कविता का प्राथमिक काम, बुनियादी काम, और वो आज से नहीं है। जब से सृष्टि की पहली कविता लिखी गई है तब से लेकर आज तक उसके स्वरूप बदलते रहे हैं कि आज की ज़िंदगी के चित्र आ रहे हैं, उससे मत जाइए। लेकिन कविता का मुख्य काम, किसी सताए हुए आदमी के पक्ष में ही कविता लिखी जा सकती है। वो दर्द की ही अभिव्यक्ति हो सकती है। वो मतलब बेसिक कविता के उसमें आज तक इतनी शताब्दियों के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया है। अगर उसमें करुणा नहीं होगी, किसी दरिद्र के प्रति प्रेम नहीं होगा, और किसी नफ़रत फैलाने वाले के प्रति उसमें आक्रोश नहीं होगा, तो वो कविता नहीं हो सकती। आप हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा उद्योगपति अपने पक्ष में कविता नहीं लिखवा सकता किसी से पैसा देकर, क्योंकि बन ही नहीं सकती कविता। स्तुति बन सकती है, कुछ और बन जाएगी, क्योंकि कविता का प्राथमिक काम ही है कि सताए हुए लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, या ऐसी भावनाएं जो सामने नहीं आई हैं, ऐसे लोगों की, कि आपने कहा कि वो भक्ति काल तो पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा सामाजिक संरचनाओं से। बिल्कुल। तो उसमें यही एक खास बात होती है जो कि कवि को विशिष्ट बनाती है मेरी दृष्टि में। नहीं, मेरी दृष्टि में भी। तो हम लोग आगे बढ़ें, इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि दो बातें। एक तो हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि कवि के अलावा आप पहले क्या थे, कैसे आपकी यात्रा कवि की स्टार्ट हुई, किस उम्र से आपने लिखना शुरू किया?
मेरा बचपन का गांव है बगड़, झुंझुनू ज़िले में है। जी। मेरी पैदाइश हुई फतेहपुर शेखावाटी में, हम लोग शेखावाटी के हैं। वहाँ पर बीए मैंने झुंझुनू से किया। तो जब लिखते हुए मुझे याद पड़ता है कि 8वीं कक्षा में था मैं, तब मैंने एक तुकबंदी की थी और उसको वहीं नवलगढ़ से एक साप्ताहिक अखबार को प्रकाशन के लिए भेजा था और वो छपकर भी आई थी। तो उसको आपने तुकबंदी क्यों कहा? है तुकबंदी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके बाद की घटना बताता हूँ मैं। तुकबंदी तो कुछ छपी थी, कहीं पड़ी होगी उसकी कटिंग से। लेकिन जब मैं 9वीं क्लास में था, मतलब जब मैंने कविता को, उससे पहले मैं चित्र बनाया करता था। अच्छा। मेरे पिता चित्रकार थे, हाँ। कलकत्ता में थे, बाद में आ गए थे, वो कॉमर्शियल आर्टिस्ट थे। तो मेरी कला में दिलचस्पी मैं वही बनाया करता था। लेकिन जब पहली जो कविताएं जो लिखी मैंने, मैं आपको बताऊं, अकाल पड़ा था उस समय। तो अकाल पड़ता है ना, तो मैं किशोरावस्था में था, मतलब 15-16 वर्ष का होऊंगा। तो महाजन लोग अनाज की कालाबाजारी शुरू कर देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, महंगी कर देते हैं, चीज़ों को गायब कर देते हैं। जैसा आप जानते हैं बाज़ार में, मतलब जब संकट की घड़ी आती है, जैसे कोरोना आया था, वैसे ही अकाल समझ लीजिए आप। तो चीज़ें गायब हो जाती हैं, महंगी मिलेगी, है माल दबा दिया। हाँ, माल दबा दिया जाता है। तो मैंने फ्री वर्स में 3 कविताएं लिखी थी, अकाल डायरी से 3 कविताएं। मैं बहुत ही 15-16 वर्ष का था। और देखिए कि हुआ क्या कि ये दिलचस्प घटना है कि मैंने गांव का जो महाजन था, जो कि अचानक अनाज को महंगा कर दिया, गायब कर दिया, कुछ कर दिया उसने। तो उस कविता 3 हिस्सों में बटी हुई थी, तो उसका नाम लेकर मैंने आलोचना की। मतलब कविता में नाम ले दिया उसका, महाजन फला 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 ने नाम तो आज जैसी भी अभिव्यक्ति थी। लेकिन वो अकाल में जो हालत हो जाती है उस इलाके की, कि खाने को नहीं मिलता है, छाल चबाते हैं, ये हालत हो गई है, सूख गई है, पानी नहीं है, ये नहीं है, और ये ऐसे में महाजन ये कर रहा है। तो एक चित्र, जो कॉन्ट्रास्ट चित्र होता है, मतलब एक उसका, तो वो मैंने राजस्थान पत्रिका में भेज दी छपने के लिए। तो वो अगले रविवार को, जो पहले रविवार अंक आते थे साहित्य से, आप जानते हैं, इन दिनों तो बंद हो गए हैं। तो उसमें अकाल डायरी से 3 कविताएं बहुत प्रोमिनेंटली वो जो रविवारी में छाप के उसने भेज दी, चित्र वित्र लगा के अकाल के। मैं बहुत छोटा सा लड़का था। तो गांव में क्या है कि उस महाजन जो था, उसको शिकायत कर दी, अखबार लेके चले गए लोग कि तुम्हारी तो बदनामी कर रहा है। तो वो पुलिस थाने में पहुंच गया। अब देखिए मेरी पहली कविता की मतलब शुरुआत ही कैसे होती है। तो अब मैं विवादों से तो कभी बच नहीं सकता, पहली कविता में ही। तो क्या बात हो गई साहब, वहाँ चौकी खुली थी बगड़ में, झुंझुनू में था थाना, लेकिन चौकी खुली थी। उसी के बगल में स्कूल था जहाँ मेरे पिताजी पढ़ाया करते थे। तो पिताजी का वो परिचित था जो पुलिस वाला था, तो वो उसको लेकर के मेरे घर तक आया, मतलब दिखाने के लिए। तो मेरे पिताजी से परिचित था। फिर मुझे देखा उसने, तो उसने उस बनिए को, महाजन को कहा कि भाग जा यहाँ से, ये तो बच्चा है, ये क्या करेगा तेरे को, भाग जा, कुछ रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो उसने बच्चा जान के मुझे छोड़ दिया, मतलब। लेकिन वो तो पहुँच गया था कि भाई ये सारी चीज़ें। तो बाद में मैंने सोचा कि नाम लेके आलोचना इस तरह से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप कर तो रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूँ तो ठीक है। अब वो आदत देखिए कि वो शुरू, इसका मतलब है कि वो इनबिल्ट ही है मुझ में, कि जो बोलने की है मैंने अपने आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे स्कूल के, अबरोल साहब, वो हैट लगा के आते थे। और जब सामने प्रार्थना होती थी, और मेरे पिता भी इसी स्कूल में अध्यापक, तो एक दिन वो भाषण दे रहे थे आकर के, मतलब कि टाइम पे आना चाहिए, ये करना चाहिए, साफ रहना चाहिए, जैसा होता है, मतलब जी। तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा आप भाषण तो दे रहे हैं, लेकिन आप रोज़ाना यहाँ से आते हैं हैट लगा करके, देरी से आते हैं, तो आप अपने भी क्यों नहीं लागू करते ये बात। तो हंगामा हो गया, होना ही था, मतलब कि मैं एक बच्चा सा उठ करके उनको कि भाई आप हमें तो भाषण पिला रहे हैं और आप खुद हैट लगा करके मन मर्जी से स्कूल आते हैं। तो मैंने कहा कि आपके असर कैसे होगा आपकी बात का। तो वो एक हो सकता है, मतलब कुछ आलोचनात्मक और क्रिटिकल माइंड होता है किसी का। मैं कोई गलत बात तो नहीं कहता ना, हाँ, ये नहीं देखता कि भाई मेरा नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा, ये मैं ध्यान नहीं रखता। और इसीलिए कभी फ़ायदा हो जाता है, नुकसान तो अभी तो शेयर बाजार में बराबर चल रहा है मामला, देखिए क्या होता है। ये महाजन वाला जो किस्सा आपने सुनाया, उस वक्त आपको इस बात का आभास हो गया होगा कि आपकी कविता में असर तो है। जी एकदम। और वो ही शायद क्षण था जब मैंने सोचा कि मुझे लेखन के क्षेत्र में ही जाना, क्योंकि वो एक बनती हुई उम्र थी, किशोरावस्था।
उसमें आप अपनी रुचियों को परिपाक करते हैं। मेरे पिता चित्रकार थे, तो मैं भी चित्रकारी अच्छी खासी कर लेता था। मैं मतलब ठीक ठाक चित्रकार था, मतलब क्योंकि पिताजी थे तो एक वैसा दिशा तो नहीं था। बनी गई थी कि आपको उस हाँ। तरफ जाना है। इस घटना के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे लिखना ही है, और मैं गंभीरता से लिखने लगा। और मैंने आपको बताया कि 20 वर्ष की उम्र तक मैं देश की तमाम पत्र पत्रिकाओं में धर्मयुग, नवदीप, सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान सब में मैं नवनीत सब में प्रकाशित होने लगा। और कोई भी चीज़ें मैं यहाँ पढ़ने आया था मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। BA मैंने झुंझुनू से किया, जी बगड़ के पास झुंझुनू जो है, जी मोतीलाल कॉलेज से। और वहाँ से मैं MA करने के लिए, MA साहित्य, हिंदी साहित्य में जयपुर आया 77 में। तो तब मैं धर्मयुग में छपते थे, धर्मवीर भारती मेरे गीत छापते थे, दूसरी चीज़ें भी छापते थे, रिपोर्ट आज छापते थे, दूसरी जगह भी छपते थे। तो मेरे प्रोफेसर तक ईर्ष्या करते थे कि भाई उनकी भी रचनाएं उस समय मतलब छपती नहीं थी। बहुत बड़ी बात थी धर्मयुग में छपना, बहुत बड़ी बात। तो वो आभास उस घटना से हुआ, तो वो जब चल के यहाँ तक आया। तो फिर मैंने अध्यापन किया, मोता कॉलेज में पढ़ाया। मैंने पढ़ाना मेरा मुख्य शौक़ था कि पढ़ाऊँगा। लेकिन वो ज़माना ऐसा था 80s का, बड़े आंदोलन से गुजरे, इमरजेंसी गुजरी, ये वो, तो मीडिया और अखबार और इनका एक आकर्षण था, मतलब जो लिखने पढ़ने वालों को यहाँ काम करना चाहिए। तो मैंने ये छोड़ करके और फिर आकाशवाणी में मैं चला गया, UPSC के ज़रिए। रांची रहा और कई जगह रहा, फिर मैंने छोड़ दिया, मतलब गजटेड पोस्ट थी, मैंने छोड़ दिया और पत्रकारिता करने लगा। उसके बाद भारतीय प्रसारण सेवा बनी, तो UPSC के ज़रिए, तो उसमें मैंने फिर अप्लाई किया और फिर मैं उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं दूरदर्शन में दोबारा से सरकार में नौकरी करने के लिए सोच के भी आया कि सरकार मेरे जैसा आदमी जो किसी को कुछ भी बोल देता है, किसी की सुनता नहीं है, बराबर से बात करता है, या क्या इसको किस बात का वो है, तो वो प्राइवेट जगहों पे शायद ये शैली मेरी चल नहीं सकती थी और मुझे बाहर खदेड़ दिया जाता, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने प्रभा जी को कहा कि सरकार में इसलिए हूँ कि मैं राष्ट्रपति से लड़के भी नौकरी अपनी करता रह सकता हूँ। तो मैं मीडिया में आया और उस समय थोड़ा लेखन मंद हो गया मेरा, लिखता रहा मैं, लेकिन उसकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती थी दूरदर्शन की, लेकिन फिर भी मैं लिखता रहा। तो इस तरह दूरदर्शन में मैंने नौकरी की, पटना, जयपुर, दिल्ली, DD भारती, बहुत जगह में डायरेक्टर रहा। 1980 के आसपास की बात? हाँ, नहीं 80 की कहाँ, ये मैं रिटायर 80 में तो शुरू किया था। शुरुआत ये तो 17 में मैं रिटायर हुआ हूँ, 2017 में जी। तो मैं 13 में पटना में डायरेक्टर था, जयपुर में था, DD भारती का था, महानिदेशालय में था। तो 17 में मैं मुक्त हो गया। तो मुक्त हो गया तो लोगों ने कहा कि दूसरा कोई जॉब, ये वो, बहुत सारे जगह से ऑफ़र आए। तो मैंने कहा नहीं, मेरा एक स्वप्न है कि अब मैं पूरा समय अपना लिखने पढ़ने को ही दूंगा। जो बहुत सारी लंबित योजनाएं हैं, वो जो किताबें हैं, जो उनको इकट्ठा करके, तो मैंने फिर अपने आप को पिछला इतने बरस हो गए हैं, 7-8 बरस, मैंने इसी में अपने आप को झोंक दिया है कि मेरा मुख्य काम यही है। और देखिए, उसी काम के लिए ही आप इतनी दूर लखनऊ से यहाँ आए हैं। जी हाँ, वो तो है। मुझे लगा कि मेरी कविताएं पढ़ी है, मुतासिर हुए हैं उससे, वाकई आपको उन्होंने किया है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप कोई ऐसा मतलब कविता का प्रेमी बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि बाकी तो ठीक है कि किसी ने समीक्षा लिख दी, ये है जैसा माहौल है हिंदी का, उसमें जो सच्चे ये कविता, तो ये भी मुझे आश्वस्त करती है कि नहीं, सच्ची कविता अगर है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के हृदय में ज़रूर पहुंचती होगी। और आपने कहा कि मेरी कविता पढ़ के आप 10 मिनट खामोश हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये सच मैं, हाँ, यही कविता का सच्चा प्रतिदान है। पहला प्रतिदान तो अश्विनी जी कवि को कविता लिख के ही मिल जाता है। जो सुख हो, चाहे गरीबी पे है, चाहे अत्याचार पे है कविता, उसका तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो सृजन का जो उसको सुख है, वो अगर वो सच्चा कवि है तो वो खुद महसूस करता है। और उसके बाद कविता का पढ़ लिया जाना, पाठक मिल जाना, उसको सच्चा पाठक मिल जाना, और पाठक के हृदय में उसी तरह पहुंचना जिस भाव से आपने लिखी थी। जो नदी बह रही थी कवि के हृदय से, वो पाठक के हृदय तक जाके कविता के रूप में पहुंच रही है। तो कविता तो वही होती है। बाकी कविता के नाम पे तो बाजार है पूरा का पूरा सजा हुआ, उस पर आएंगे। हाँ। नदी से मुझे याद आया कि नदी करके भी आपकी एक कविता है। जी जी। आप एक कविता ऊँट है,
और आपने अपने आप को रेगिस्तान का आदमी कहा है, तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि रेगिस्तान का आदमी क्या है, क्या होता है, और आप रेगिस्तान के आदमी कैसे हैं? रेगिस्तान का कि क्योंकि एक तो आपका जन्म हुआ, वो तो मेरा समझ में जन्म आती है। फतेहपुर शेखावाटी में हुआ, वो रेगिस्तानी इलाका है, बगड़ रेगिस्तानी इलाका है। मैं बाड़मेर में रहा बहुत बरस, आकाशवाणी में, जैसलमेर में मैं रहा। तो रेगिस्तान तो पूरे शेखावाटी तक है। अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र कहा जाता है इसको, रेगिस्तानी टीबों पर हमारा बचपन गुजरा है। तो मैं रेगिस्तान का आदमी इसीलिए कहता हूँ। और वो कविता मेरी बड़ी पुरानी है, 80 के आसपास की, जो और बहुत प्रसिद्ध कविता है। वो बहुत जी, लोग जी। पसंद करते हैं, जिसमें मैं कहता हूँ कि उसको प्रेम कविता कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, कि इस तरह देखता रहा बहती हुई नदी को, जैसे तुम्हें देखता हूँ। और मैं आपको सही बताऊँ और सुनाऊँगा पूरी है, कि हमारे राजस्थान में 12 मासी नदियाँ नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है नदी के क्या होती है। हमारे इलाके में काटली नदी आती है, बरसाती नदी, वो सब कुछ बहा देती है, बड़ी भयंकर है। लेकिन हमारे सदा मतलब बहने वाली नदी, तो सबसे पहले मैं जब मैंने गंगा जी को देखा, तो मुझे लगा मैं क्या देख रहा हूँ। मतलब एक रेगिस्तान कहाँ, मतलब एक कॉन्ट्रास्ट हो गया ना पूरा रेगिस्तान में। और रेगिस्तान तो एक वक्त ऐसा था, अब तो हरा भरा हो गया है रेगिस्तान, बाढ़ भी आती है। लेकिन मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तब बच्चे बड़े हो जाते थे, 5-7 साल बाद जब बारिश आती थी तो डर जाते थे कि ये क्या हो गया है, क्योंकि 5-5 साल तक बारिश नहीं होती थी वहाँ पर। यह हालत था। लेकिन अब पूरा का पूरा पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, और रेगिस्तान का भौगोलिक या ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक मामला ये है कि रेगिस्तान वहाँ है जहाँ पहले समुद्र था, और समुद्र वहाँ है जहाँ पहले रेगिस्तान था। ये एक टर्न चलता रहता है। क्योंकि आप जैसलमेर जाएंगे, इको साइकिल एक टाइप की। नहीं, आप जैसलमेर जाएंगे आपको सीपियाँ मिलेंगी, और रेत देखिए ना आप, बालू रेत, बात तो सही। वो किनारे मिलती है, वो सारी की सारी, तो वो समुद्र की रेत है। लेकिन ये चक्र बहुत लंबा है, आपको महसूस नहीं करता। तो इस तरह देखता रहा बहती हुई नदी को, जैसे तुम्हें देखता हूँ मैं, और किस तरह देखता, नहीं, मैं रेगिस्तान का आदमी और किस तरह देखता बहती हुई नदी को। तो मैंने रेगिस्तान को आदमी कहा है, तो केवल एक कविता में ही नहीं कहा है, मेरी बहुत सारी कविताओं में मैं रेगिस्तान आता है। और रेगिस्तान मेरी मातृभूमि, मेरा घर, मेरा और वो सारे चित्र आते हैं। क्योंकि कविता उधार के रूपकों पे नहीं चलती है, वो तो जब तक आपका अपना नहीं हो तभी वो कविता बनती है। कविता बनाना बहुत मुश्किल है। कविता लिखते तो बहुत हैं, जैसे कि जीवनानंद दास की पंक्ति है कि कविता तो बहुत लिखते हैं लेकिन कवि कोई होता है। क्या बात। तो ये जो होना है, कविता तो बाढ़ आई हुई है, मतलब कविताओं की तो बाढ़ है। अब तो ChatGPT AI भी आप लिख दीजिए, एक प्रेम कविता लिख दीजिए, और लिख करके आपको दे देगा, आप कहिए कि मेरी कविता है। और वो बहुत सारे और वो आपकी शैली में भी लिख देगा। हाँ, वो लिख देगा, लेकिन उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो इतना वो हो गया है कि उसमें सच्ची कविता लिखना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, और भविष्य में और मुश्किल होता जाएगा अगर आपके पास अपनी शैली नहीं है, अपना कथन, अपना कहन नहीं है, अपना वो कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और तो अंदाजे बयां ही बचेगा अब, बस बाकी कुछ नहीं बचेगा। वो भी बच जाए तो गनीमत है, क्योंकि क्या पता और क्या वो गालिब का आज तक बचा है, तो आपका भी बचेगा, और जो अच्छे सच्चे कवि हैं उनका बचेगा जरूर। मीर, गालिब, ये हमारी परंपरा के कवि हैं। मैं इनको सूर, तुलसी, गालिब, मीर, मीरा, इन सबको एक ही खाते में रखता हूँ। ये अलग अलग भाषाओं का नहीं, ये भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। गालिब भारतीय संस्कृति, भारतीय उपनिषद के कई रूप आपको नज़र आएंगे। कुरैदते हो जो राख जुस्तजू क्या है, ये गालिब लिखते हैं। कुरैदते हो जो राख जुस्तजू क्या है, तो ये राख कुरैद कौन रहा है, मतलब सारी चीज़ें, तो वो सारा रूपक हिंदुस्तान के हैं। और इनको पढ़े बिना, रविंद्र को पढ़े बिना, गालिब को पढ़े बिना, इकबाल को पढ़े बिना, दिनकर को पढ़े बिना, जितने भी हमारे महान, जितने भी भारतीय कवि हैं, भारतीय कवियों को पढ़े बिना आपको कविता लिखने की दुनिया में नहीं आना चाहिए।
या इन लोगों को पढ़ना चाहिए। आपको अपनी, कोई कवि हवा में नहीं पैदा होता, कवि एक परंपरा से जुड़ा होता है। जैसे कि आपने मुझे मेरे विद्रोह पे वो कहा कि आप विद्रोही हैं या इस तरह के शब्द लिखते हैं और लिखते हैं, जो भी है उसकी भी परंपरा है। हर कवि की एक परंपरा होती है। गंग जैसा कवि, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को उसको कुचलवा दिया गया था, हाथी से कुचलवा दिया गया था। गंग ऐसा कवि था जो बादशाहों को भी सुना देता था। तो ये जो साहसिक कवियों की जो परंपरा है कि किसी की, और बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सच बोलने के लिए फांसी, आप जानते हैं कि पूरा इतिहास भरा पड़ा है गणितज्ञों को। एक साहसी कवि हो गया। और एक कवि है जो अलंकृत भाषा का यूज़ करके वो एक कविता बना देता है, एक छंद बनाता है और उसी में खुश हो जाता है। जैसे पेड़ पे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने खूबसूरती का जिक्र किया, उसकी कविता खूबसूरत तो होती है, तो बदसूरत कविता भी, लेकिन उसकी असर उसकी बात बहुत गहरी होती है। तो ये जो दो तरह की कविताएं हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि ये आपका बड़ा सवाल अच्छा है। पहले भी मैंने कहा कि इतनी सारी कविताएं लिखी जा रही हैं सोशल मीडिया से लेकर के तमाम, उसमें छांटने बैठेंगे तो आपको बहुत कम कविताएं, मतलब कविताओं के पूरे उस उपमानों को पूरी करती नज़र आएगी। लेकिन इसको पहचानने का तरीका क्या है? एक तो क्या है कि कविता का जब तक आलोचक नहीं होंगे, एक कवि है कवि ने कविता लिखी। कवि ने कविता इसलिए लिखी क्योंकि वो कुछ कहना चाहता है जी। कुछ कहना चाहता है, इसका मतलब है कि वो दूसरों से कहना चाहता है, खुद से नहीं कहना चाहता है। खुद के भीतर तो वो बात है ही, वो कहना चाहता है, व्यक्त किया, और वो सही पहुंच जाए तो वो फिर जो भावक होता है, जिसको कि आलोचक को संस्कृत में कहते हैं, आलोचक उसको पहचानता है। पहचान करके उस पर टीका टिप्पणी, आलोचना का सबसे बड़ा गुण है कि वो नकली कविताओं और असली में भेद करता है और बताता है कि ये अच्छी कविता क्यों है, तो क्यों है। ऐसा ही नहीं है कि किसी ने कर दिया कि ये अच्छी कविता है। तो हिंदी में जैसे कि नामवर सिंह के बाद या दूसरे जो है आलोचकों की बेहद कमी है। मतलब अभी प्रशंसा करने वाले मिलेंगे सारे। आप फेसबुक पे कोई कविता देख लीजिए, कोई आलोचना नहीं, बहुत बढ़िया, अद्भुत, ये वो सारी चीज़ें, ऐसा ही चल रहा है। लेख भी ऐसे ही लिखे जा रहे हैं। आपकी कला को नष्ट कर देंगे ये, जी। कविता को नष्ट कर देंगे। ऐसा इतना आसान कर दिया है कविता को लिखना कि हर आदमी कवि है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई कविता लिखना कोई अपराध नहीं है, कोई जेब कतरा नहीं है, कोई जेब कतरी नहीं कर रहा है। अगर कोई गांव की सोशल मीडिया की हम आलोचना करते हैं, लेकिन अश्विनी जी देखिए कि पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण और कस्बों से जो औरतें, स्त्रियों की आवाज़ें आई हैं जी, और उनमें बहुत अच्छी लिखने वाली आई हैं, जो कि अभी तक ओझल थी, क्योंकि वो संपादकों तक नहीं पहुंच पाती थी, शहरों तक नहीं पहुंच पाती थी। अब लेकिन वो इस मीडिया के जरिए उन्होंने पहचान बनाई है। मैं बहुत सारी ऐसी कवियत्र जानता हूं जिन्होंने कहीं टीचर है, कहीं पहाड़ में पढ़ाती हैं, लेकिन उनकी कविताओं के जरिए उन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो ये एक माध्यम है कि इस माध्यम में कोई बुराई नहीं है। मतलब माध्यम तो पहले अखबार था, छापा खाना था, बोलचाल था, ये नया आ गया, इसके नया आएगा, तो इसको मारने से कुछ नहीं होगा। आप उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। भाई उसी छापे खाने से गांधी जी अखबार निकालते थे, उसी छापे खाने से कातलों के छपते थे, सभी कुछ। तो आपका उपयोग क्या है? आपने बारूद का इस्तेमाल आप क्रिएटिव भी कर सकते हैं, आप विध्वंस के लिए भी कर सकते हैं, ये तो आप पर निर्भर है। लेकिन उसमें ये होता है ना कि जब खराब कविताएं, जैसे आपने भी खराब कविताओं का ये है कि आलोचक, जैसे कि मैं जो करता रहता हूँ, आप कहते हैं कि ये है, मैं खराब कवि को खराब कवि कहता हूँ। अगर और उससे मुझे डर नहीं लगता है कि उसको पद्मश्री मिल चुका है या उसको क्या मिल चुका है। अगर मुझे नहीं आती है, और सवाल ये है कि अब मैं इतने वर्षों से लिख रहा हूँ, तो मेरी बात को ऐसे भी नहीं जाने दिया जाता है, उसको सुना जाता है, उसको कहा जाता है, चाहे मुझे गालियाँ निकाली जाती है कि भाई एक आदमी है जो कहता है दिल की बात। तो ये कहना ज़रूरी है। एक खराब कवि को, एक खराब कविता को खराब कविता, और एक खराब कवि को खराब कवि अगर नहीं कह सकते आप, तो आप कवि नहीं हो सकते। आपको बोलना पड़ेगा। और वो तो 10वीं शताब्दी में जो काव्य मीमांसा, जो काव्य शास्त्र का ग्रंथ लिखा राजशेखर ने, उसमें उन्होंने लिखा कि किसी की सीधे ही आलोचना नहीं करनी चाहिए,
कि मैं सीधे ही बोलने लग जाऊं कि अशोक वाजपेयी ऐसे कवि हैं, फलां ये कवि हैं, ये कवि हैं, उनमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप भावक हैं तो कोई अगर आपके बारे में पूछे कि फलां कवि के बारे में आपकी क्या राय है, जी तो पूरी तटस्थता और ईमानदारी से आपको बताना चाहिए कि आपकी दृष्टि में, दृष्टि तो आपकी रहेगी ना, आप क्यों घबराते हैं। बात तो सही है। जैसे कि मैं अश्विनी जी आपको सही कह रहा हूँ कि मुझ पे जो आक्रमण हुए हैं वो तो छोड़ दीजिए, वो तो गलौज जो है वो तो लो है, लेकिन जो आलोचना करते हैं तो मुझे बड़ी बेहद खुशी होती है कि मेरी जो चाहे क्रिएटिव आलोचना मेरी किताबों की या जैसे भी है, मुझे कभी बुरा नहीं लगता है कि चलिए ठीक है। अच्छा, जो जानबूझ के करते हैं, कुटिलता से करते हैं, वो तो पकड़ में आ जाता है। पकड़ में। लेकिन किसी को भी हक है कि मैंने एक कविता की किताब प्रकाशित की है, तो मोहन जी बोल सकते हैं कि मुझे कविता की किताब पसंद नहीं आई है, तो ये उस कृति पे अब आपका दावा नहीं रह गया है, आपको छोड़ देना चाहिए उसको। और एक ओपन में मैं तो ये समझता हूँ बहुत ही बड़ी कविता, बस्तियर कविता कोई ये आसान रोजाना का मामला नहीं है कि एक कविता कैसे असर करती है। अब मैंने पता नहीं कब, आज से 10 साल पहले कोई पंक्ति लिखी होगी, उसको आपने पता नहीं किस माध्यम से, किताब के माध्यम से और कहाँ पढ़ा, और आपके हृदय के भीतर पहुँची। तो कविता की ये जो यात्रा है ना, इस पूरे बाजारू शोर में जी। कि धीरे धीरे सही कविता सही जगह पहुंच जाती है, इसका मतलब मानना चाहिए कि कविता जो है वो अभी बची हुई है, और उसका ऐसे नुकसान नहीं, अब नकली सांग भर के कोई भी हनुमान जी बन के सड़कों पर निकलते रहते हैं तो उनको हनुमान थोड़ी मानते हैं लोग, मान लेते हैं कि भाई है। ऐसे ही कवि कई तरह के, मतलब इस सोसाइटी में कई तरह के कवि आपको मिलेंगे, मतलब जो कुमार विश्वास से लेकर के जो 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया एक कविता पाठ का लेता है, देने वाले, मेरे को तो उस पर बुरा नहीं लगता है। अब तो आजकल देने वालों पे लगता है कि साहब इतने पैसे देते हैं, मतलब इतनी खराब कविता की। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो देने को लोगों के पास पैसे ही नहीं हो सकते, इतनी अच्छी कविताएं अगर मैं लिखता हूँ तो। इतनी खराब पे इतने मिलते हैं, तो जो भी है, या सिनेमा में लिखते हैं भाई। अच्छा, सवाल है कि रोजी रोटी कमाने के लिए मैंने भी सोचा था, जब ये था, एक वक्त था मैं बम्बई चला गया था भाग करके। अच्छा। ताराचंद जाता है जब एकदम किशोरावस्था में, तो उस समय चला जाता, और मैं अगर जीवन यापन के लिए फिल्मों में गीत वगैरह लिखने का काम अगर करता होता तो ठीक है, वो कोई बुरी बात थोड़ी है, लिखते ही है ना, बहुत बड़े बड़े लेखक। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जीवन यापन के लिए मैं भी तो मैंने दूरदर्शन की नौकरी की, तो कॉम्प्रोमाइज़ किया ना अपनी स्वतंत्रता के साथ। लेकिन वो दौर फिर भी अच्छा था। हाँ, नहीं अच्छा था, और एक स्वाभिमान के साथ आप जीवन यापन कर पाए जी। और सारी चीज़ें, दौर तो बदलता रहता है, और हर पिछला दौर एक कशिश आपके भीतर रखता है कि वो चला गया, लेकिन आप आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। कल्पित जी, आपसे बात के दौरान ये बात निकल के कि आपने कहा था कि कविता जो है वो कला नहीं है। जी, मैंने कहा था, और इस पे मेरा काम भी है, और रेखते के बीच में आखिरी कविता है, तो इसी कंसेप्ट पे है कि पश्चिमी अवधारणा कविता को कला मानती है, आर्ट ऑफ पोएट्री जैसे बहुत सारे ग्रंथ वहाँ पे लिखे जाते हैं, और उसी को आधुनिक हिंदी आलोचना ने अपना के, और कविता कला ये विद्या की श्रेणी में आती है। जो जिन कलाओं की परिगणना उसमें की गई है, जो काम शास्त्र में जो कलाओं की परिगणना की गई है कामसूत्र में, तो उसमें जो 64 कलाएं गिराई गई है, उसमें कविता कला नहीं है, उसमें कविता वाचन कला है। अच्छा। कविता का वाचन एक कला हो सकती है, लेकिन कविता का लिखा जाना या कविता का वो कला नहीं है, वो विद्या है। क्योंकि आर्ट में तब होगी, आर्ट का मतलब आर्टिफिशियल, मतलब आर्ट एक पैदा कर रहे हैं, अनुकरण का अनुकरण। आप जाइए वहाँ प्लेटो तक जाइए ना, कि कविता क्या है, अनुकरण की अनुकरण है, सत्य के बहुत दूर है, ये है वो है। लेकिन भारतीय मनीषा इसे विद्या मानती है, और विद्या इसीलिए मानती है कि कविता में सारे शास्त्र समाहित हैं, और ये मनस्य का काम है, ये बनावट का काम नहीं है कि आप, कला तो ये भी है, ये एक सोफ़ा भी एक कला है, ये भी कला है, सब कुछ कला है, ये घड़ी भी कला है, इसका ये भी कला है। एक तरह से कला तो कोई भी एक शिल्प प्राप्त करते ही कला में बदल जाती है। तो इस अर्थ में ज़रूर एक कविता को एक कला में मान सकते हो आप, लेकिन वो एक बाद की घटना है। लेकिन उसका, कविता का जन्म लेना या कविता एक विद्या है। इसीलिए
ये एक कंसेप्ट है, उसमें मैंने लिखा है और एक किताब लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ अश्विनी जी इस पर, जानना चाहेंगे। क्योंकि नई पीढ़ी भ्रमित है और सभी लोग भ्रमित हैं और कविता को कला की तरह मान करके, तो उसको करके एक किताब लिखने की मेरी इच्छा है। छोटी सी ये किताब होगी लेकिन वो आलोचना की किताब होगी, और जिसमें इस पर विस्तार से मेरा जो अभी तक का शोध है, जो यहाँ पर मैं पूरा तो क्या बता सकता हूँ, केवल इशारा कर सकता हूँ, इस तरह की किताब होगी जी। ओके, तो संगीत भी तो विद्या ही कहते हैं। हाँ, संगीत लेकिन भी वो एक हाँ विद्या है। देखिए परफॉर्मिंग आर्ट भी देखिए कि वो कथन है ना, संगीत कला साहित्य विहीन पशु, मतलब अगर ये नहीं है तो उसमें अलग अलग परिगणित किया गया है। कला को अलग परिगणित किया गया है, संगीत को अलग, साहित्य को अलग। इसका मतलब इनका अपना अस्तित्व है, ये कला नहीं है। कविता अलग चीज़ है, और वो भी संगीत भी अपने आप में मतलब बनाई हुई चीज़ नहीं है, वो तो अंतरात्मा से ही निकलेगी या मनुष्य से ही निकलेगी। इसीलिए संगीत और कविता, ध्रुपद क्या है, नाद और शब्द, नाद और शब्द, वही तो ध्रुपद है, वो एक उच्च श्रेणी है। तो कविता और संगीत एक उच्च गणना विद्या की कोटि में आती हैं, जिसमें कि सारी कलाएं अपनी तरफ सुरसुरी की तरह मिल जाती हैं। ये मेरी एक सोच है, अवधारणा है, जिसको मैंने कविता में भी व्यक्त किया है और बातचीत में करता रहता हूँ, और अब मैं किताब लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ इसी अवधारणा पे। तो एक आपसे बात करते हुए बात आई है कि अगर ये कविता कला है, कला नहीं है इनफैक्ट, हाँ तो ये उल्टा हो गया, विद्या है का कविता अगर विद्या है तो ये तो क्या सिखाई जा सकती है? क्योंकि मैं एक शायरा से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि कविता तो होती है लेकिन विद्या तो सिखाई जा सकती है। विद्या होती तो विद्या, हाँ विद्या सिखाई उसी को जा सकती है जिसमें विद्या को ग्रहण करने की प्रतिभा है। आप 10 विद्यार्थियों को विद्या देते हैं तो समान रूप से उसके पास नहीं पहुंच पाती है। जिसको वास्तविक प्रतिभा होगी विद्या प्राप्त करने की, वही उसको प्राप्त कर सकेगा। एक विद्या पढ़ाई जा सकती मैकेनिकल रूप से, तो आप सबको समान रूप से पढ़ा सकते थे, उस तरह से नहीं पढ़ाई जा सकती। अच्छा। जिस तरह इंजीनियरिंग की आप देते हैं उसमें ठीक है, परंपरा के हाँ ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे उर्दू शायरी में एक उस्ताद हुआ करते थे, अब तो उसका चलन काफ़ी कम हो गया, अब उस्ताद उतने नहीं होते, लेकिन पहले उस्ताद होते थे बाकायदा, वो लतीफ़ काफ़िया के बारे में वो सिखाते थे, उसकी डेप्थ के बारे में सिखाते थे। तो क्या हिंदी कविता के अंदर गुरुओं का ऐसा कोई चलन रहा है या कभी आपके? नहीं, ऐसी परंपरा मेरी दृष्टि में नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन उसको ऐसा न कहा जाए कि गुरु की, जैसे कि उस्ताद की परंपरा अब तो खैर क्षीण हो गई है उर्दू में। अब तो खैर शायरी रही हुई कहाँ है, बहुत कम बची है। अब तो परफॉर्मर्स ज़्यादा हैं शायरी के नाम पर, लेकिन उसमें उस्ताद की गालिब के कहते हैं कि सैकड़ों शागिर्द थे जिनके नाम वो पत्र लिखा करते थे, वो शायरी भेजते थे। दाग के लिए कहते थे कि उनके सैकड़ों शायर थे, इकबाल भी उनमें से थे। आप कल्पना करेंगे कि इकबाल साहब जो है, जो जिनको क्या कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो बाद में इस्लामिक उसमें ले गए, वो भी दाग के शिष्य रहे। और अभी मैं पढ़ रहा था शाद अजीमाबादी, उनके भी लोगों ने कहा है कि 113 शिष्य थे। तो एक परंपरा थी उसमें कि वो मशक्क़त करते थे, क्योंकि गज़ल एक परंपरा है जो अरबी फ़ारसी से यहाँ आई है और उर्दू में उसने नया, तो उसमें रदीफ़ काफ़िया संगीत उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले तो उसके लिए किसी उस्ताद को दिखाते हैं तो उस्ताद उसको करता है। तो एक परंपरा रही है, लेकिन हिंदी में या संस्कृत में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। लेकिन कवियों की मंडली रहती थी, ऐसे उल्लेख मिलते हैं काव्य शास्त्र के ग्रंथों में कि 4-5 कवि बैठ करके अपनी कविताएं सुनाते थे और आपस में विचार विमर्श करते थे। तो इस तरह से नहीं था, लेकिन दूसरे की राय ली जाती थी और सारी चीज़ें। लेकिन कविता का कोई गुरु होता हो, मतलब संस्कृत की हमारी वांग्मय की परंपरा में मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि ये तो एक, क्योंकि ऐसे तो ढूंढ लेंगे आपकी, जैसे कबीर के गुरु रामानंद थे, मतलब उस पर भी बहस है पूरी की पूरी सारी चीज़ें।
तो वो एक तरह से नहीं दिखाई देती है। जो मठ वगैरह हैं जहाँ है जो वो एक अलग चीज़ है, जैसे रामानुजाचार्य हैं, या वृंदावन में एक कवियों की पूरी परंपरा है जो केवल उसी से जुड़े हुए हैं वहाँ। लेकिन वो भी एक है कि वो मंडल है, मंडल में वो अपनी अपनी स्तुति करते हैं कोई कृष्ण भगवान की, तो इस तरह से। लेकिन उस्ताद की और गुरु की या कोई इस तरह की टीचिंग की परंपरा हिंदी में नहीं रही। हिंदी में नहीं रही। कवि तो खुद ही सीखता है ना, वो कोई ज़रूरी नहीं है जैसे कि वो द्रोणाचार्य का शिष्य सीख गया तो जो जिसको सिखा रहा है वो नहीं सीखता है, दूर से लोग सीख लेते हैं। तो कविता, एक कवि को जीवन भी पढ़ना पड़ता है। और मैंने पहले कहा कि अपनी परंपरा की मतलब सारी कविता भी पढ़नी पड़ती है उसको, कि अब तक जो लिखी गई है दुनिया में कविताएं वो पढ़े वो, और दुनिया को देखे। तो इससे बड़ी शिक्षण कोई कुछ कविता का नहीं हो सकता कोई भी। हाँ, इसमें ज़रूर बता सकता है वो कि भाई डिक्शन क्या होना चाहिए, किस भाषा में लिखोगे, किस शैली में हो, तो वो होता है। लेकिन ऐसी कोई औपचारिक परंपरा नहीं है। औपचारिक परंपरा नहीं, मैं समझ सकता हूँ। आपकी लेकिन आपने उर्दू शायरी को भी उर्दू शायरों को काफ़ी पढ़ा है ना? तो आपके लेखन में मुझे कहीं ना कहीं उर्दू शायरी का भी टच मिलता है। उस पर मैं धीरे धीरे करके आपसे सवाल करूँगा। तो आपने काफ़ी जब उर्दू शायरों को पढ़ा तो आपको लगता है कि आपके लेखन शैली में उसका असर कहीं ना कहीं आया है? एकदम, मेरे डिक्शन में वो है। और मैंने तो आपको पहले ही कहा कि एक कवि केवल हिंदी नहीं है, मतलब भारतीय, जैसे गालिब भी मेरे पिता हैं, कबीर भी मेरे पिता हैं कविता में जी। और मीर भी है, मीर को भी पढ़ता हूँ मैं, मीरा को भी पढ़ता हूँ मैं निराला को भी पढ़ता हूँ मैं, फैज़ अहमद फैज़ को भी पढ़ता हूँ। तो ये मिली जुली परंपरा है ना, इसको तो बांट दिया गया। देखिए फिर बात बहस वहीं चली जाएगी कि उर्दू और हिंदी की बहस हो जाएगी। ये एक ही सांस्कृतिक बहस करना चाहूँगा मैं काफ़ी। कि सांस्कृतिक उत्स तो उसका एक ही है। जी। कि पाकिस्तान जब बना तो वहाँ पर ये कहा गया कि पाकिस्तानी लिटरेचर कुछ पैदा किया जाए। तो पाकिस्तानी लिटरेचर क्या होगा, वो तो हिंदुस्तानी लिटरेचर ही है ना, जिसकी परंपरा ही नहीं है जो जिसकी, तो आप बनाओगे कैसे, वो तो इसी से जुड़ा हुआ है। अब फैज़ अहमद फैज़ कोई हमें पाकिस्तान के शायर थोड़ी लगते हैं, और शायर कोई देश का होता भी नहीं है। हाँ। आज हम पाब्लो नेरुदा को पढ़ते हैं तो अपना मान के ही पढ़ते हैं ना, विदेशी मान के थोड़ी पढ़ते हैं। अगर मेरे दिल को नहीं छुएगा तो वो कहीं, अब ये चाहे जो भी है। तो इस तरह से इस परंपरा को जानना जरूरी है। आपने क्या सवाल किया था असल में? सवाल मेरा ये था कि क्या आपकी शैली में कहीं ना कहीं तो वो मिला जुला गालिब का टच आता है बेसिकली, मैंने पूछा और हमारी राजस्थानी भाषा में जी फारसी के बहुत शब्द मिले हुए हैं। हाँ जी, वो तो जो अनजाने में मिल गए हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि रामचरितमानस में भी फारसी मिली जुली है, मतलब बहुत शब्द हैं रामचरितमानस में। राम गरीब नवाज, ये तुलसीदास लिख रहे हैं। फारसी भरी हुई है। तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र मराठी भाषा में भाषाविद कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मराठी फारसी के शब्द हैं, लगभग 50% से ज़्यादा शब्द वहाँ फारसी के हैं। ऐसे ही मराठी में, हाँ, क्योंकि जो आदान प्रदान हुआ ना, फारस बगदाद, फारस संस्कृत भी जो आदान प्रदान हुआ, तो जैसे कि युद्ध में सबसे ज़्यादा परेशान और सारी चीज़ों में ये उत्तर भारत के लोग हुए, इसीलिए भाषा का आदान प्रदान हुआ। उर्दू बनी कैसे? इसी आदान प्रदान से तो बनी। दुनिया की एक खूबसूरत ज़बान आप देखिए, बनी दो संस्कृतियों के मेलजोल से। ऐसी सुंदर और ऐसी जीवंत भाषा का निर्माण आधुनिक काल में ही हुआ है ना, अभी 100-200 वर्ष पहले ही हुआ है उर्दू का मतलब जन्म। तो दुनिया में कोई उसका उदाहरण नहीं मिलता। नहीं। और एक मैं बड़ी विचित्र आपको बात बताता हूँ कि कोई मुझे ठीक करे मेरे उर्दू के, कि उर्दू दुनिया की अकेली भाषा है जिसमें अपना कोई भी शब्द नहीं है, सारे उधार के हैं। तुर्की के हैं, फारसी के हैं, अरबी के हैं, ब्रज के हैं, राजस्थानी के हैं, हिंदी के हैं। डिक्शन तो हिंदी का है ही, व्याकरण तो हिंदी का है ही, वो तो सारी चीज़ें, लेकिन वो नहीं है। लेकिन फिर भी एक खूबसूरत ज़बान है जिसमें कि इतना महत्वपूर्ण कविता और साहित्य रचा जा रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन देखिए कि उर्दू की पोइट, अब हमने हिंदी के कवियों ने अपनी परंपरा को तोड़ के एक नया शिल्प अपनाया, तो वो उस तरह से हिंदी की दुनिया में पॉपुलर नहीं है जैसे उर्दू के कवि हैं। फैज़ अहमद फैज़ के सामने हिंदी का कोई कवि, आप नागार्जुन, मैं खड़ा करता हूँ, नागार्जुन थे, वो उनके बराबर के कवि थे। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको कि वो सिमट गया और हिंदी के लोग उर्दू के शायरों को सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, कविता सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ये क्या है? तो उनको अपना लगता है इसलिए तो पढ़ते हैं वो। तो ये जो बंटवारा है, ये तो राजनीतिक बंटवारा है।
लेकिन चलिए, अब इसका कुछ नहीं जा सकता। अब 2 भाषाओं मतलब और 2 संस्कृतियों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मिली-जुली संस्कृति है, साझा संस्कृति है, जो कि हम में आनी चाहिए, और वही भाषा सहज होगी। जैसे कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। तो एक आपसे बात करते हुए बात आई है कि अगर ये कविता कला है, कला नहीं है इनफैक्ट, हाँ तो ये उल्टा हो गया, विद्या है का कविता अगर विद्या है तो ये तो क्या ये सिखाई जा सकती है? क्योंकि मैं एक शायरा से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि कविता तो होती है लेकिन विद्या तो सिखाई जा सकती है। विद्या नहीं, होती तो विद्या, हाँ, विद्या सिखाई उसी को जा सकती है जिसमें विद्या को ग्रहण करने की प्रतिभा है। आप 10 विद्यार्थियों को विद्या देते हैं तो समान रूप से उसके पास नहीं पहुंच पाती है। जिसको वास्तविक प्रतिभा होगी विद्या प्राप्त करने की, वही उसको प्राप्त कर सकेगा। एक विद्या पढ़ाई जा सकती मैकेनिकल रूप से, तो आप सबको समान रूप से पढ़ा सकते थे, उस तरह से नहीं पढ़ाई जा सकती। अच्छा। जिस तरह इंजीनियरिंग की आप देते हैं उसमें गुरु ठीक शिष्य है, परंपरा के हाँ, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे उर्दू शायरी में एक उस्ताद हुआ करते थे, अब तो उसका चलन काफ़ी कम हो गया, उस्ताद उतने नहीं होते, लेकिन पहले उस्ताद होते थे, बाकायदा वो लतीफ़ काफ़िया के बारे में वो सिखाते थे, उसकी डेप्थ के बारे में सिखाते थे। तो क्या हिंदी कविता के अंदर गुरुओं का ऐसा कोई चलन रहा है या कभी आपके? नहीं, ऐसी परंपरा मेरी दृष्टि में नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन उसको ऐसा न कहा जाए कि गुरु की, जैसे कि उस्ताद की परंपरा अब तो खैर क्षीण हो गई है उर्दू में। अब तो खैर शायरी रही हुई कहाँ है, बहुत कम बची है। अब तो परफॉर्मर्स ज़्यादा हैं शायरी के नाम पर। लेकिन उसमें उस्ताद की गालिब के कहते हैं कि सैकड़ों शागिर्द थे जिनके नाम वो पत्र लिखा करते थे, वो शायरी भेजते थे। दाग के लिए कहते थे कि उनके सैकड़ों शायर थे। इकबाल भी उनमें से थे। आप कल्पना करेंगे कि इकबाल साहब जो है, जो जिनको क्या कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो बाद में इस्लामिक उसमें ले गए, वो भी दाग के शिष्य रहे। और अभी मैं पढ़ रहा था शाहद अजीमाबादी, उनके भी लोगों ने कहा है कि 113 शिष्य थे। तो एक परंपरा थी उसमें कि वो मशक्क़त करते थे, क्योंकि गज़ल एक परंपरा है जो अरबी फ़ारसी से यहाँ आई है और उर्दू में उसने नया, तो उसमें रदीफ़, काफ़िया, संगीत, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले तो उसके लिए किसी उस्ताद को दिखाते हैं तो उस्ताद उसको करता है। तो एक परंपरा रही है, लेकिन हिंदी में या संस्कृत में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। लेकिन कवियों की मंडली रहती थी, ऐसे उल्लेख मिलते हैं काव्य शास्त्र के ग्रंथों में कि 4-5 कवि बैठ करके अपनी कविताएं सुनाते थे और आपस में विचार विमर्श करते थे। तो इस तरह से नहीं था, लेकिन दूसरे की राय ली जाती थी और सारी चीज़ें। लेकिन कविता का कोई गुरु होता हो, मतलब संस्कृत की हमारी वांग्मय की परंपरा में मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि ये तो एक, क्योंकि ऐसे तो ढूंढ लेंगे आपकी, जैसे कबीर के गुरु रामानंद थे, मतलब उस पर भी बहस है पूरी की पूरी, सारी चीज़ें। तो वो एक तरह से नहीं दिखाई देती है। जो मठ वगैरह हैं जहाँ है, जो वो एक अलग चीज़ है। जैसे रामानुजाचार्य हैं, या वृंदावन में एक कवियों की पूरी परंपरा है जो केवल उसी से जुड़े हुए हैं वहाँ। लेकिन वो भी एक है कि वो मंडल है, मंडल में वो अपनी अपनी स्तुति करते हैं कोई कृष्ण भगवान की, तो इस तरह से। लेकिन उस्ताद की और गुरु की या कोई इस तरह की टीचिंग की परंपरा हिंदी में नहीं रही। कवि तो खुद ही सीखता है ना, वो कोई ज़रूरी नहीं है जैसे कि वो द्रोणाचार्य का शिष्य सीख गया, तो जो जिसको सिखा रहा है वो नहीं सीखता है, दूर से लोग सीख लेते हैं। तो कविता, एक कवि को जीवन भी पढ़ना पड़ता है। और मैंने पहले कहा कि अपनी परंपरा की, मतलब सारी कविता भी पढ़नी पड़ती है उसको, कि अब तक जो लिखी गई है दुनिया में कविताएं, वो पढ़े वो और दुनिया को देखे। तो इससे बड़ी शिक्षण कोई कुछ कविता का नहीं हो सकता, कोई भी। हाँ, इसमें ज़रूर बता सकता है वो कि भाई डिक्शन क्या होना चाहिए, किस भाषा में लिखोगे, किस शैली में हो, तो वो होता है। लेकिन ऐसी कोई औपचारिक परंपरा नहीं है। औपचारिक परंपरा नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी। लेकिन आपने उर्दू शायरी को भी, उर्दू शायरों को काफ़ी पढ़ा है ना? तो आपके लेखन में मुझे कहीं ना कहीं उर्दू शायरी का भी टच मिलता है। उस पर मैं धीरे धीरे करके आपसे सवाल करूँगा। तो आपने काफ़ी जब उर्दू शायरों को पढ़ा तो आपको लगता है कि आपके लेखन शैली में उसका असर कहीं ना कहीं आया है?
एकदम मेरे मेरे डिक्शन में वो है। और मैंने तो आपको पहले ही कहा कि एक कवि केवल हिंदी नहीं है, मतलब भारतीय, जैसे गालिब भी मेरे पिता हैं, कबीर भी मेरे पिता हैं कविता में जी। और मीर भी है, मीर को भी पढ़ता हूँ मैं, मीरा को भी पढ़ता हूँ मैं निराला को भी पढ़ता हूँ मैं, फैज़ अहमद फैज़ को भी पढ़ता हूँ। तो ये मिली जुली परंपरा है ना, इसको तो बांट दिया गया। देखिए फिर बहस वहीं चली जाएगी कि उर्दू और हिंदी की बहस हो जाएगी। ये इस पे हम आएंगे। एक ही इस पे सांस्कृतिक बहस करना चाहूँगा मैं काफ़ी। कि सांस्कृतिक उत्स तो उसका एक ही है। जी जी। कि पाकिस्तान जब बना तो वहाँ पर ये कहा गया कि पाकिस्तानी लिटरेचर कुछ पैदा किया जाए। तो पाकिस्तानी लिटरेचर क्या होगा, वो तो हिंदुस्तानी लिटरेचर ही है ना, जिसकी परंपरा ही नहीं है, जो जिसकी तो आप बनाओगे कैसे, वो तो इसी से जुड़ा हुआ है। अब फैज़ अहमद फैज़ कोई हमें पाकिस्तान के शायर थोड़ी लगते हैं, और शायर कोई देश का होता भी नहीं है। हाँ हाँ। आज हम पाब्लो नेरुदा को पढ़ते हैं तो अपना मान के ही पढ़ते हैं ना, विदेशी मान के थोड़ी पढ़ते हैं। अगर मेरे दिल को नहीं छुएगा तो कहीं, अब ये चाहे जो भी है। तो इस तरह से इस परंपरा को जानना जरूरी है। आपने क्या सवाल किया था असल में? सवाल मेरा यह था कि क्या आपकी शैली में कहीं ना हाँ, कहीं तो वो मिला जुला गालिब का टच आता है बेसिकली, क्यों मैंने पूछा और था। हमारी राजस्थानी भाषा में जी जी। फारसी के बहुत शब्द मिले हुए हैं। हाँ जी, वो तो जो अनजाने में मिल गए हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि रामचरितमानस में भी फारसी मिली जुली है, मतलब बहुत बहुत शब्द हैं रामचरितमानस में। राम गरीब नवाज, ये तुलसीदास लिख रहे हैं, फारसी भरी हुई है। तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र मराठी भाषा में भाषाविद कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मराठी फारसी के शब्द हैं। लगभग 50% से ज़्यादा शब्द वहाँ फारसी के हैं। ऐसे ही मराठी में, हाँ, क्योंकि जो आदान प्रदान हुआ ना, फारस बगदाद, फारस संस्कृत भी जो आदान प्रदान हुआ, तो जैसे कि युद्ध में सबसे ज़्यादा परेशान और सारी चीज़ों में ये उत्तर भारत के लोग हुए, इसीलिए भाषा का आदान प्रदान हुआ। उर्दू बनी कैसे? इसी आदान प्रदान से तो बनी। दुनिया की एक खूबसूरत ज़बान आप देखिए, बनी दो संस्कृतियों के मेलजोल से। ऐसी सुंदर और ऐसी जीवंत भाषा का निर्माण आधुनिक काल में ही हुआ है ना, अभी 100-200 वर्ष पहले ही हुआ है उर्दू का मतलब जन्म। तो दुनिया में कोई उसका उदाहरण नहीं मिलता। नहीं। और एक मैं बड़ी विचित्र आपको बात बताता हूँ कि कोई मुझे ठीक करे मेरे उर्दू के, कि उर्दू दुनिया की अकेली भाषा है जिसमें अपना कोई भी शब्द नहीं है, सारे उधार के हैं। तुर्की के हैं, फारसी के हैं, अरबी के हैं, ब्रज के हैं, राजस्थानी के हैं, हिंदी के हैं। डिक्शन तो हिंदी का है ही, व्याकरण तो हिंदी का है ही, वो तो सारी चीज़ें, लेकिन वो नहीं है। लेकिन फिर भी एक खूबसूरत ज़बान है जिसमें कि इतना महत्वपूर्ण कविता और साहित्य रचा जा रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन देखिए कि उर्दू की पोइट, अब हमने हिंदी के कवियों ने अपनी परंपरा को तोड़ के एक नया शिल्प अपनाया, तो वो उस तरह से हिंदी की दुनिया में पॉपुलर नहीं है जैसे उर्दू के कवि हैं। फैज़ अहमद फैज़ के सामने हिंदी का कोई कवि, आप नागार्जुन, मैं खड़ा करता हूँ, नागार्जुन थे, वो उनके बराबर के कवि थे। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको कि वो सिमट गया। और हिंदी के लोग उर्दू के शायरों को सुनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, कविता सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ये क्या है? तो उनको अपना लगता है, इसलिए तो पढ़ते हैं वो। तो ये जो बंटवारा है, ये तो राजनीतिक बंटवारा है। लेकिन चलिए, अब इसका कुछ नहीं जा सकता। अब दो भाषाओं मतलब और दो संस्कृतियों के नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये मिली जुली संस्कृति है, साझा संस्कृति है, जो कि हम में आनी चाहिए। और वही भाषा सहज होगी। जैसे कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी किताब में, कि भाषा का डिक्टेटर था। तो कवि के सामने तो शब्द ऐसे खड़े रहते हैं कि भई हमारा इस्तेमाल करो, और किस इफ़ेक्टिवली किस उससे करना है। यही एक कवि की खोज होती है, उसकी भाषा भी उसकी खोज होती है। तो मेरी भाषा मिली जुली है, और उसमें उर्दू डिक्शन का, फ़ारसी का, राजस्थानी का, सबका असर है। लेकिन फिर भी वो ख़ास कृष्ण कल्पित की शैली है शायद, ऐसा मैं समझता हूँ। जो आपकी जो शैली है उसमें उर्दू शायरी की एक और ख़ूबसूरत बात आती है, वो है फ़िलॉसफी। तो फ़िलॉसफी में आपकी हल्का सा टच आपका आता है, और इनफैक्ट कई जगहों पे तो काफ़ी भी आता है। जैसे कि मैं अपने को शायर कम कहता हूँ, मैं कवि हूँ हिंदी का, जो गज़लें भी लिखता हूँ, शौकिया, मतलब सारी चीज़ें, और इतना पढ़ा है मैंने। और फ़ारसी भाषा मुझे लगता है कि कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ज़बान है। मैंने फ़ारसी के सारे कवियों, महाकवियों को ट्रांसलेशन में इधर से उधर से जहाँ से भी मिला है, मतलब ज्ञान खुद को पढ़ा है मैंने। तो जैसे कि उर्दू में जो शेर है, जैसे कि हिंदी में दोहा है
दोहा छंद देखिए कितना पॉपुलर है। उस दोहा छंद को हिंदी के कवियों ने छोड़ दिया कि पिछड़ा हुआ है। उन्होंने नहीं छोड़ी अपनी परंपरा। देखिए आप, आज भी नहीं छोड़ा। हमने दोहा देखिए, रहीम के दोहे अभी कितने पॉपुलर हैं। बिल्कुल वो आज के आधुनिक कवियों से ज़्यादा पॉपुलर रहीम के दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं, बिहारी के दोहे हैं। आज भी बच्चा 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 सरप्पा से शुरू हुआ। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हिंदी भाषा ने अपने जो पारंपरिक जो काव्य रूप थे उसको गंवा के, तो क्या कारण है ऐसा हुआ ये? यानी आधुनिकता का अब ये लंबी बहस का सवाल है कि तार सप्तक के बाद आगे ने जो आधुनिकता का अभियान हिंदी में आया, तो उसमें क्या है कि जो पश्चिमी उपन्यास है, तो वो पश्चिमी रूप है जो हमने लिया। उपन्यास को जो ढांचा है वो पश्चिमी रूप हमने अपनाया, और उसमें चाहे प्रेमचंद हो चाहे जो भी है, अच्छा, प्रेमचंद ने भी सबने वो लिया। ऐसे ही कविता का फ्री वर्स में कविता लिखी जा सकती है, छंद में भी लिखी जा सकती है। इसका कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा, फ्री वर्स में भी खराब कविता लिखी जा सकती है, छंद में भी खराब कविता लिखी जा सकती है, और छंद में भी महान कविता लिखी जा सकती है, और फ्री वर्स में भी महान कविता लिख सकती। मैं इसमें कोई वो नहीं करता हूँ, लेकिन हमने हमारे पारंपरिक उनको छोड़ दिया। दोहा जैसे शब्द का, दोहा का आखिरी मैंने किया इस्तेमाल, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नागार्जुन ने किया कि जली शाख पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। इमरजेंसी में लिखा उन्होंने। तो दोहा छंद का उपयोग उन्होंने राजनीतिक कविता लिखने के लिए किया। तो इस छंद विधान को क्यों भूल गए हिंदी कवि? हालांकि इस बहस का ये मौका नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आप इसको जीवंत करना चाहेंगे दोबारा? हाँ, मेरी कोशिश है, मैं करता हूँ कि भाई जो पुराने हमारे रूप हैं कविता के, उनको पुनर्जीवित किया जाए, और उसमें आज की आवाज़ें भरी जाएं। साहित्य आज लिखा जा रहा है तो आज का होगा। शिल्प से साहित्य नहीं होता है कि मैंने फ्री वर्स में कविता लिख दिया तो मैं आधुनिक हो जाऊँगा। फ्री वर्स में भी पिछड़े हुए विचार हो सकते हैं, और होते ही हैं। मैं अगर वो कला रूप है, जैसे दोहा है जी, तो दोहा सुनते ही आपको याद हो जाएगा, जैसे शेर याद हो जाते हैं आपको गजल के 2 पंक्तियों के। तो उसको हमने छोड़ दिया, और उसमें उसमें नई बात पैदा करो ना आप, जैसे नागार्जुन ने की। तो वो जब अच्छा, अब वाचन, अब देखिए कि प्रिंट का ज़माना था, प्रिंट का स्वर्णकाल अब बीत गया। 100 बरस थे प्रिंट की कविता, पढ़ने की कविता। फिर वाचिक युग आ रहा है लगभग। अपन जो बात कर रहे हैं ये भी वाचिक युग की ओर लौट रहे हैं अपन। पहले भी लोग बैठ के बात ही करते थे ना, आपस में बात करते थे, संवाद करते थे, गपशप करते थे, अपनी बातचीत करते थे। तो वो फिर लौट के आ रहा है कि पढ़ने की बजाय सुनिए ना आदमी को। मेरे को पढ़ने की बजाय अगर कृष्ण कल्पित को थोड़ी देर कोई आदमी सुनेगा तो हो सकता है उसको मैं अधिक समझ में आऊँ। बिल्कुल। तो ये रूप लौट रहे हैं, और वो तकनीक तो आधुनिक है। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन देखिए कि जो एकदम नई तकनीक है उसके जरिए रूप जो है वो पुराना लौट रहा है। वाचिक परंपरा लौट रही है। जी। ये देखिए आप चमत्कार। तो जो चीज़ें हैं, और ये वाचिक परंपरा का लौटना बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि आदमी के वो किसी ने कहा है ना कि बहुत सुंदर आदमी आया कि तो साधु ने कहा कि ज़रा बोल जिससे मैं पहचान पाऊँ कि तू कौन है। कि बोलने से ही पहचान होती है आदमी की, कि बोलेगा तो पता चलेगा उसका व्यक्तित्व भी। और व्यक्तित्व कवि व्यक्तित्व की तो कोई चर्चा ही नहीं करता आजकल। जो राजशेखर ने बड़ा ज़रूरी बताया है कि कविता लिखना ही ज़रूरी नहीं है कवि के लिए, कवि का व्यक्तित्व भी होना चाहिए, कवि का स्वभाव भी होना चाहिए। मैं बाहर जाके सामान्य लोगों की तरह कुटिलता करना लगूं और यहाँ बैठ के कविता लिखने लगूं तो इतनी बेईमानी कविता में नहीं चल सकती है। तो उसका भी व्यक्तित्व, जैसे निराला की जितनी कविता की चर्चा होती है उतनी उनके व्यक्तित्व की भी चर्चा होती है। गालिब की हम कविता पढ़ते हैं उससे ज़्यादा उनके किस्से कहानियाँ पढ़ते हैं कि सारी चीज़ें। तो जो बड़ा कवि होगा जो समय को चीर करके और चलेगा, वो आलोचकों के भरोसे नहीं है। कविता बचती है, रहीम को किसने बचाया है? उसकी अपने उसने बचाया है, तो वो चलेगी वो कविता। तो गालिब को किसने बचाया? गालिब अब विश्व कवि हैं लगभग, मतलब इस ऊंचाई पे वो कवि हैं जो अपने जीवन काल में शायद इसका उनको भान नहीं था, लेकिन दिमाग तो एकदम वैसा ही था उनका भी। 2 प्रश्न मेरे हैं। गालिब को आप इतना बड़ा कवि क्यों मानते हैं? एक तो ये,
और दूसरा ये है कि गालिब ने जो आपने शराब, फिलोसफी की बात मैं नहीं कर सका, आपने फिलोसफी जी वाली हाँ, मैंने पूछी प्रश्न थी। किया था उसको। तो फिलोसफी दर्शन में मेरी रुचि शुरू से ही है, और मेरी सारी कविताओं में कोई ऐसा एंगल दर्शन का आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर दार्शनिकता नहीं है किसी कवि में, क्योंकि दार्शनिक भी एक तरह का कवि होता है और कवि भी दार्शनिक होता है। हाँ, बिना दार्शनिक एक कवि हो जाएगा तो वो छोटा होगा। तो दार्शनिकता नहीं, मतलब एक कहना चाहिए कि एक तो ये है अश्विनी जी कि मैं अगर आज कविता लिख रहा हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये कम से कम 100 साल तक पढ़ी जाएगी, कम से कम। चाहे वो दूसरे ही दिन नष्ट हो जाए, चाहे मैं आज की घटना पे ही लिख रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच के पढ़ता हूँ। मैं एक बार कविता लिख लेता हूँ, मैं अपनी रचना प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको, हाँ, ये विचित्र है। मैं कविता लिख लेता हूँ, मान लो आज की घटना पे ही लिखी है या किसी पे भी लिखी है या पुरातन लिखी है, सिकंदर पे लिखी है, किसी की भी लिखी है। मैं जब लिख लेता हूँ, 1-2 दिन बाद मैं उसको ऐसे पढ़ता हूँ जैसे कि भाई 100 साल पुरानी कोई कविता पढ़ रहा हूँ, मतलब ये क्या है। उसको एकदम ही तटस्थ भाव से पढ़ता हूँ। तो वो डिटैचमेंट के बाद वो चाहे नष्ट हो जाए न बचे, क्योंकि कविता का बचना मुश्किल, और बचेगी तो हर तरह की कविता बची हुई है। कितना 10वीं शताब्दी के भरतरी की कविता आज तक बची हुई है। तो कविता का ये जो बचना है, हृदय पे पहुंचना है, कौन सी कविता बचती है और कौन सी कविता मिटती है, ये भी एक दिलचस्प यात्रा होती है कविता की। क्योंकि कविता कब हंगरी के किसी कवि की कोई पंक्ति मुझे किस शाम को अचानक छू ले, इसका कोई हिसाब नहीं है। गालिब के बारे में अगर 3 कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको लगी कि ये दूसरों से अलग उनको बनाती हैं, या 2? गालिब की जो सांस्कृतिक चेतना है, जो कल्चरल कॉन्शियस है उनका, वो बहुत ही चमकदार है। और दूसरी बात गालिब की ये सबसे ये है कि वो ज़माने को पहचानने वाले शायर थे। वो आने वाले ज़माने की आहटें उनके यहाँ मिल रही थी। वो जान रहे थे कि ये इस्लाम का जो यहाँ पे आज है वो ढह रहा है, पुरानी परंपराएं, नई रेलगाड़ी आ गई है, और जो प्रगति की आहटें अंग्रेज़ों के साथ उनका है वो उनके यहाँ मौजूद है। उन्होंने जो दूसरे जगह वर्णन किया है। और तीसरा ये है कि वो जो पीड़ा का एस्थेटिक्स है, वेदना का जो एस्थेटिक्स है, वो गालिब के यहाँ बहुत दुर्लभ है। हालांकि मीर मेरे अधिक प्रिय शायर हैं, लेकिन अधिक क्या करने का नहीं है। वो तो अगले ज़माने में मीर भी थे। मीर के सामने तो गालिब भी सिर झुकाते हैं कि देखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो वो एक अलग बात है कि मेरे दिल के नज़दीक अधिक मीर की शायरी है, लेकिन गालिब बड़े उत्कृष्ट शायर हैं, वो भी दिल के करीब हैं। और उनमें विश्व चेतना, अगर आप कबीलाई शायरी करते रहेंगे, उर्दू में कबीलाई शायरी बहुत होती है, जो उन्हीं को संबोधित है, वो नहीं तो पढ़ते हैं। उर्दू में लिखने वाले मतलब बहुत सारे शायर हैं, वो पढ़ने लिखने का उनको काम नहीं है, केवल वो यही मशक्क़त करते रहते हैं, काफ़िए से काफ़िए बढ़ाते रहते हैं। तो उनका वैसा ही उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो नहीं हो जाता। अब इकबाल भी शायर थे, अरे भाई वो लेवल देखिए ना, आप कहाँ हो जाएंगे। तो ये इस दायरे की चीज़ें हैं, वो सब चलती रहेंगी, लेकिन उसी में कोई उत्कृष्ट चीज़ पैदा होगी। और यही मैं गालिब के बिना, गालिब तो अब हमारे उसमें समा गया ना कि गालिब के अछूते रह ही नहीं सकते। गालिब से, सूर से, पीरा से, मीर से, कबीर से आप अछूते नहीं रह सकते। दादू से, उधर से, वो कविताएं रहीम से, वो आपके संस्कारों में, मतलब संस्कारों के भीतर आपके खून में मतलब रच बस गए हैं। तो मैं जो कविता लिख रहा हूँ, तो इतने सारे कवियों का एहसान है मुझ पर, इनको सबको बराबर का मेरे यहाँ दर्जा है। और उसी से आपकी भाषा की निर्मिति होती है, उसी से आपका सब कुछ होता है, उसी से आपका डिक्शन तय होता है। तो ये सब है। गालिब हमारे, मैं कह सकता हूँ कि 19वीं शताब्दी के विश्व के सबसे बड़े शायर हो सकते हैं गालिब। वो ऐसा है। असल में गालिब पे बहुत किताबें लिखी गई हैं, लेकिन
मुश्किल ये है कि गज़लों का अनुवाद संभव नहीं है, न तो छंद में, वर्ष में, और न वो तो कोशिशें बहुत हुई हैं। कोशिशें हुई हैं। हाँ, फैज़ को भी नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए कोशिशें हुई और अनुवाद हुए, लेकिन वो संभव नहीं है। उसका सौंदर्य उसके डिक्शन में ही है, उसका अर्थ बताया जा सकता है। तो अर्थ बता के कविता का आनंद थोड़ी आता है। अर्थ तो उसका अर्थ तो उसकी अर्थ ही है क्या बात है, कविता की, बहुत खूब। उसकी मांस मज्जा थोड़ी है कि अर्थ बता दिया, रिड्यूस कर दिया आपने। अर्थ बता ही नहीं सकते। अच्छी कविता का अर्थ कैसे बता सकते हो आप? हर बार बदलता है वो। हाँ, इस समय आपको लग रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ और कितना सुंदर भाव है, कोई दूसरा उससे टकराए, तो कविता का अगर एक ही अर्थ हो जाएगा, अश्विनी जी, गालिब के शेर का अगर एक ही अर्थ मान्य हो जाए कि यही अर्थ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो शेर दूसरे दिन ख़त्म हो जाएगा। वो जीवित इसलिए है कि हर बार वो नया चमकीला, नया अर्थवान, नए संस्तरों वाला, नए नए वो नज़र आता है कि ऐसा तो पहले सोचा ही नहीं था। ये है कविता, जो आपको इंस्पायर करे, आपको बिल्कुल छुए, और हर बार एक नई रोशनी और एक नया बिंब आपके सामने रखे, तो वो अमर कविता होती है। तो अमर कवि हैं गालिब, कहने की क्या बात है। गालिब, मीर गालिब, टैगोर, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है जी। इसके बिना इस देश में आप साहित्य कर्म की और प्रवृत्ति, साहित्य कर्म क्या, किसी भी कर्म की आप और प्रवृत्ति नहीं हो सकते। जी। ये इन्होंने हमारा निर्माण किया है। आपकी एक शराबी की सूख्तियाँ करके एक बहुत ही मज़ेदार सी कविता है। उसमें छोटे छोटे से उसमें मिनिएचर कविताएं अगर मैं कहूँ तो उसका संकलन है बेसिकली। तो वो मैंने बहुत ही आनंद आया पढ़ने में, कि उसमें कुछ तो बहुत ही आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड सी थी, कुछ जो मैंने पढ़ी तो मुझे एक किस्सा याद आ कि मैं आपको सुनाता हूँ। पहले मैं आपकी पंक्तियाँ पढ़ लेता हूँ। बढ़ई कुम्हार जुलाहा, सेतु हैं शराब, श्रमिक और कुदाल के बीच। अब इससे एक मैं आपको रियल लाइफ किस्सा बताता हूँ। हम लोग एक कैमरे की टेस्टिंग कर रहे थे, तो हम लोग रात के वक्त शूटिंग कर रहे थे लखनऊ में, और रात का वक्त था, बहुत ही कोहरा था, करीब 12:30-1 बजे की बात थी। तो एक श्रमिक सड़क के किनारे कंबल तान के सोया हुआ था। ये मेरी आंखों देखी बात है। और सोया था तो वहाँ तक तो ठीक है। तो एक स्ट्रीट डॉग आता है, कुत्ता आता है, और वो निशाना उसके फेस की तरफ करके और अपनी क्रिया करके चला जाता है। मेरे को इतना मार्मिक दृश्य लगा वो, कि मैं उसको पता भी नहीं चला। सोया हुआ है। अब फिर मैंने थोड़ी सी शोध की, भाई ये ऐसे कैसे संभव है, किसी के मुंह पे ये क्रिया हो जाए, उसको पता भी ना चले। तो मेरे एक मित्र हैं, पुलिस में हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये जितने भी ये रिक्शे वाले जो माइग्रेट होके आते हैं, तो ये देसी शराब पीते हैं और या फिर थोड़ा बहुत अफीम भी लेते हैं। तो अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो जी नहीं पाएंगे। उनको रात को दिन भर के श्रम को भुलाने के लिए ये थोड़ा सा ये इसका। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। यही क्यों, मैं तो इसमें जोड़ सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। कि जो हम अशोक मार्ग में रहते थे, यहाँ पे अशोक मार्ग है जयपुर में, हमारी रोड के पास, 20 वर्ष हम वहाँ रहे। आउट हाउस था एक, तो वहाँ जो ये गटर जो ख़राब हो जाती थी, तो सुबह 5-6 बजे ये जो उनको ठीक करने के लिए जो श्रमिक उतरते हैं, जिनको एक विशेष जाति के, उनको ठीक करने के लिए गटर के अंदर जो उतरते हैं, जी। तो वो क्या करते हैं, वो देसी शराब का एक पाउच पीते हैं और ऊपर जर्दे का पान खाते हैं, और उसके बाद उतरते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ कि उस गंदगी में उसमें उतर के काम कर रहा है। तो ये भी एक रूप है उसका, जो वो कह रहे हैं, उसी का ये अगला रूप है कि उसके अंदर जाने के लिए ज़रूरी है कि आप ये, नहीं तो आप उसमें उतर ही नहीं सकते। तो ये एक रूप है। लेकिन शराब आप शराबी की सूख्तियाँ की बात की, तो वो एक कृति बड़े अवसाद में लिखी गई। मैं पटना में था और मैं अवसाद में था किन्हीं कारणों से, और वो अचानक एक यूरेका जैसी एक पंक्ति जैसी की छोटी छोटी कविताएं हैं, वो आई, और अचानक मुझे मेरा अवसाद कि मुझे कुछ मिल गया है। और ये 3 से मतलब 4-5 महीने लगा। मैं एकदम बेहोशी हाल की स्थिति में रहा, काम करता रहा, जाता रहा, लेकिन उसी में, और मैं ये लिखता रहा। तो
ये उसको बहुत पढ़ा जाता है इंटरनेट पर, दूर दूर तक। अगर ऐसे लोग पढ़ते हैं जिनका कविता से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के बीच भी ये बहुत पॉपुलर है। इस कृति ने मुझे बहुत, सब्जेक्ट तो कॉमन है, सब्जेक्ट कॉमन है, हाँ कॉमन है। इस कृति ने मुझे बहुत लोकप्रियता दी उन लोगों के बीच जो साहित्य के बाहर के लोग हैं। अभी भी टेलीफोन आते हैं, जब छपी थी, अब तो इंटरनेट पे कई जगह मौजूद है, बहुत पढ़ते हैं। तो लोग कहते हैं कि मधुशाला के बाद ये कृति आई। मैंने कहा कि मधुशाला शराब घर के बारे में है और ये शराबी के बारे में है, एक शराबी की सूक्तियाँ। तो उसमें बेसिक मूल अंतर है इसमें कि ये शराबी के बारे में है। और इसमें भी आपने अगर वो पूरी पढ़ी होगी तो पूरा का पूरा जी एक सांस्कृतिक चेतना एक और शब्द मैंने उसका चीज़ें पढ़ा उसमें और मिलेंगी महसूस आपको। किया। जी। तो वो भी एक अजीब तरह की कृति मुझसे लिखवाई गई। किसने लिखवाई? तो ऐसे ही मेरी कृतियाँ ऐसे ही लिखी गई हैं, एक धुंधल के में, एक रात में, और एक साथ, मतलब एक अजीब आवेग में। तो वही है, इसीलिए ये पढ़ी जा रही है अभी तक भी। इसी में आप आगे कहते हैं कि देवताओं जाओ मुझे शराब पीने दो, देवताओं जाओ मुझे शराब पीने दो, अप्सराओं जाओ मुझे करने दो प्रेम। हाँ, तो देवताओं जाओ, शराब पी के मैं खुद देवता बन जाऊंगा। अप्सराओं जाओ, शराब पी के मैं खुद अप्सरा बन जाऊंगा। क्या ज़रूरत है मुझे? शराब आपको फुलफिलमेंट देती है कि एक भाव है, एक कविता है ये। इसी तरह का भाव उर्दू शायरी में भी आया है कि जहाँ पे ये बताया गया कि जो मैं है, वो जो शराब है वो ईमानदार है। तो शराब मैं तो एक ईमानदार आपने मैं बड़ा पुराना कविता का प्री इस्लामिक अरेबिक पोएट्री में शराब का जिक्र है। उसके बाद हमें उमर खयाम के यहाँ शराब का पूरा का पूरा उसका तो क्या है, उमर खयाम की रुबाइयाँ, वो तो शराब पर ही है पूरा का पूरा। और देखिए कि उमर खयाम गणितज्ञ था, गणितज्ञ के रूप में वो प्रसिद्ध था और वो शायर भी था। उसकी ये की हुई थी, उसको शायर के रूप में, कवि के रूप में अपने वक्त में नहीं जाना गया। उसके बाद 300 वर्ष बाद अंग्रेजी का एक अनुवादक, फ्रिंजर, एफ से स्पेलिंग शुरू होती है, बड़ा मशहूर अनुवादक है, मैं उच्चारण मेरे से हो नहीं रहा है, फ्रिंजर, तो उसने अनुवाद किया इसका और विश्व प्रसिद्ध हो गई उमर खयाम दुनिया भर में। मतलब उसका हिंदी में भी बच्चन जी ने भी अनुवाद किया, 50 ने किया, वो भी शराब के बारे में ही है। तो शराब को एक प्रतीक के रूप में, और उर्दू शायरी में, फारसी शायरी में वो एक परीक्षण है। मतलब जैसे कि साकी है, मैं खाना है, ये है, सारी चीज़ें, मतलब उर्दू शायरी में कुछ प्रतीक ऐसे हैं जो रूढ़ हो गए हैं पूरी तरह, और वही उसको पहचान भी देते हैं, उसमें नए अर्थ डालते रहते हैं लोग। हर उर्दू के शायर को ज़रूरी है कि वो मैं खाने पे, शराब पे कुछ न कुछ तो कहे। आए थे, फिराक साहब ने कहा कि आए थे हंसते खेलते, मैं खाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए, ये फिराक ने कहा। और जो बढ़ के थाम ले मीना उसी का है। तो इस तरह शराब की शायरी की एक लंबी परंपरा है, लेकिन उस परंपरा की झलक इसमें आपको मिलेगी। मेरे एक दोस्त हैं, जी यही मेरा प्रश्न, उन्होंने इसको उसी परंपरा से जोड़ा भी है। अरबी की वो शराब की परंपरा चली आ रही है जी, उसको एक नए ढंग से मैंने, फिर भी साबिक नहीं है इसको भी, मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें भी एक दार्शनिकता, एक बात कहने की मैंने कोशिश की है, इसीलिए पढ़ी जा रही है। जी। तो ये कृति भी एक अजीब कृति है मेरी, और बहुत ही ज़रूरी थी, ये लिखना ज़रूरी था। और आपने लिखा इसके लिए, समझते हैं कि जैसे बच्चन जी के लिए शराब, तो बच्चन जी ने कहा मैं पीता ही नहीं शराब। मधुशाला उन्होंने भी लिखी। हाँ, मधुशाला लिखी है, लेकिन मैं तो पीता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब वो एक अलग चीज़ है। नहीं, देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है आपका जी, प्राचीन टेक्स्ट, ह्यूमैनिटी का ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऋग्वेद माना जाता है। उसमें क्या है? उसमें मदिरा है, सोमरस है, उसमें जुआ है, उसमें पर स्त्री गमन है, उसमें जार वेश्यावृत्ति है। इसका मतलब ये स्वाभाविक है, मतलब ये कोई भी सरकार इनको मिटा नहीं सकती। अब बैन लगा देने से शराब पर बैन नहीं लगा सकते आप। वेश्यावृत्ति पे बैन है हिंदुस्तान में, वो नहीं है, होगी वो, ये स्वाभाविक। जब ऋग्वेद में जुआरी है, जुआ खेलने को बुरा बताया गया है, लेकिन जुआ बंद नहीं हो गया है, मदिरालय को, सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ये मूलभूत स्वभाव है मनुष्य का। ओ हेनरी की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, 1 मिनट में ही सुनाऊंगा मैं आपको,
कि क्या है कि वहाँ नगर पालिका में मीटिंग हो रही थी सभासदों की, और ये वहाँ पे समस्या उठाई गई कि ये जो हमारा शहर है, राजधानी है, इसके बीचों बीच वेश्याओं का मोहल्ला है, तो ये इस शहर के लिए अच्छी बात नहीं है, तो इसको कहीं दूर भिजवाया जाए। तो उसमें प्रस्ताव पास हो गया कि भाई ये जो इस मोहल्ले को खाली करवाया जाए और इनको दूर ज़मीनें दी जाएँ, शहर से 10 किलोमीटर दूर दे दी जाए और वहाँ कॉलोनी बसा के इनको बसा दिया जाए। बसा दिया। 2 तारीखों के बीच ये कहानी चलती है कि फला तारीख, और उसके 50 साल बाद कहानी का दूसरा हिस्सा आ रहा है। उसी म्यूनसिपैलिटी में बहस हो रही है 50 साल बाद, और एक दूसरा आदमी कह रहा है कि देखिए साहब, ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं है कि वेश्याओं का मोहल्ला शहर के बीचों बीच बसा हुआ है, क्योंकि जहाँ वेश्याओं का महिला होगा उस चारों तरफ शहर बस जाएगा। तो ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये बुरी है कि अच्छी, जब ऋग्वेद में इसका जिक्र है, आज तक कोई सरकार बंद नहीं करवा पाई सारी चीज़ें। तो ये मनुष्य की बेसिक प्रवृत्तियाँ हैं। ये शराब पहले ही खोज ली, किसने खोजी आज तक पता नहीं चला, लेकिन ऐसा कोई पदार्थ, सोमरस का जिक्र है उसमें। सोमरस क्या है? इसी तरह का कोई पदार्थ था जो आप में तेजस्विता डालता था, आप में ताकत भरता था। शराब से कोई ताकत भरती है या नहीं पता नहीं, लेकिन उस समय तो आप उत्साहित होते ही है ना। एक तो सारी चीज़ें हैं, शराब के भी कई रूप हैं फिर, कि आसव है, ये है, वो है। तो इसकी खोज तो मनुष्य ने अपने ऐश्वर्य की खोज तो बहुत पहले कर ली है। ऋग्वेद कितना पुराना ग्रंथ है, जब उसमें इन सारी चीज़ों का जिक्र है, समाज में ये चीज़ें होंगी तो ये शाश्वत हैं, ऐसा मेरा मानना है जी। इसको वो किया जाए, इसका सरकारीकरण, इनको लाइसेंस दिया जाए, इनको भी जीने का हक है। जब ये इसको समाप्त नहीं किया जा सकता किसी भी सभ्यता में, तो इसको अच्छे ढंग से वो संचालित किया जाए, जिससे कि उनका भी जीवन सुरक्षित रह सके। यही शराब की है। अब बिहार में शराब बंदी है, गुजरात में शराब बंदी है, तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ शराब बंदी है? वहाँ बहुत आसानी से शराब मिल रही है। सब जानते हैं इस वक्त। तो इसका मतलब कोई सरकार करवा नहीं सकती। ये तो कुछ नाटक है कुछ इनका, कि किससे पैसा लेना, शराब लोभी, फलां ढिमका, ये सारी चीज़ें। उस चीज़ को, आशव को बंद नहीं करवा सकते आप, पर स्त्री गमन को आप बंद नहीं करवा सकते। किसी सरकार की, किसी ट्रंप के पास ये ताकत नहीं है कि वो पर स्त्री गमन की समस्या से मुक्ति दिलवा सके। वेश्या की उससे जुआ की प्रवृत्ति से इंसान को, 2 आदमी चलते चलते एक गाड़ी इस नंबर की आएगी, 10 जुआ खेल रहे हैं। आप ये मनुष्य की प्रवृत्तियाँ, इसको मिटा नहीं सकते। इससे अगर सीख लेनी चाहिए ना। ऋग्वेद लिखा गया है 5000 साल बाद भी हम इन चीज़ों से शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? जी। आपने साहस की बात की, सच्चाई स्वीकारना भी आना चाहिए। बिल्कुल। सच्चाई स्वीकारनी आएगी तभी आप सच्चाई बोल पाएंगे। बिल्कुल। कि मैं केवल बोलूँगा, स्वीकार नहीं करूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। तो सर, इससे पहले कि हम अपने छोटे सवालों के सेगमेंट में पहुँचें, एक रेखते के बीज के बारे में आपका, उसका प्रोसेस क्या था, आपके दिमाग में क्या आया, वो थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बताएंगे तो। रेखते के बीज कविता के बारे में? कविता के बारे में, जो बहुत ही खास कविता संग्रह है। उसकी शैली बड़ी विचित्र है। हाँ, विचित्र क्या, वो गद्य है। मतलब असल में क्या है कि वो कविता भी एक हाल की तरह ही उतरी थी। जयपुर में ही मैंने उसको लिखा था, और मैं मद्दाह का वो कोश, उर्दू हिंदी कोश पढ़ रहा था। मैं पढ़ते मैं पढ़ता ही चला गया, और ऐसे दिलचस्प ढंग से मैं उसको पढ़ने लगा जैसे कोई उपन्यास पढ़ रहा हूँ। एक शब्द आ रहा है, उसके पर्यायवाची आ रहे हैं, ये कहाँ से आया शब्द, क्या नहीं है। एक संस्कृति जैसे जीवन तो उठी। तो वो खोई हुई संस्कृति में, अच्छा, बोरखेस एक कवि हुए हैं, सुनिए आप, बहुत बड़े कवि हुए हैं, नोबेल पुरस्कार। उनका एक इंटरव्यू में हुआ, बोले मेरी एक तमन्ना ही रह गई जीवन में कि मैं शब्दकोश पे एक कविता लिखना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा था, मैं तब नहीं पढ़ा, बाद में पढ़ा, लेकिन मैंने उर्दू शब्दकोश पर कविता लिख दी। और उसमें इसलिए है उसकी विचित्र शैली कि मैंने एक लंबा वाक्य लिखने की कोशिश की है। उसको तोड़ भी सकते हैं, तोड़ के भी पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन एक नया ही डिक्शन है वो एक वाक्य मैंने लिख करके, उर्दू हमारी साझा संस्कृति, हमारा उस पर जो हमसे खो रहा है, जो हमसे नष्ट होता जा रहा है, उसको पकड़ करके, उसको थाम करके, और एक पूरी संस्कृति को उसमें
एक हाहाकार की तरह उपस्थित करने की, मैं समझता हूँ कि वो मेरा एक शाहकार है जो मैंने लिखा है, उसको अभी समझा नहीं गया है। जी जी उस कृत्य को 4-5 पेज की एक वाक्य को उर्दू में उसका अनुवाद हुआ, उर्दू में उस पर 2-3 नोट लिखे गए उर्दू भाषा में। वो एक कविता संकलन में भी उर्दू में संकलित है, लेकिन हिंदी भाषा में इस कविता को समझा ही नहीं गया, इस पर कुछ नहीं लिखा गया। ये तो कविता की किताब का नाम है, वो एक अलग चीज़ है, इसमें दूसरी कविताएं प्रसिद्ध हैं, जी। लेकिन उस कविता के बारे में कोई बात ही नहीं करता। आपने, आश्चर्य की बात है कि उस कविता पे आपने बात की, जब बहुत मैंने लोगों ने पढ़ा तारीफ उसको- की जब छपी थी ये, जी, जी। ठीक है, लेकिन उस पर इस तरह से बात नहीं हुई कि ये नए शिल्प में नई बात, नई सारी जी, चीज़ें। वो तो तिवारी जी हैं आलोचक एक, उन्होंने वो कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता की हिंदी की ये प्रतिनिधि कविता मानी जाएगी भविष्य में, मुझे लगता है, भविष्य में, मुझे लगता उन्होंने कहा, है। जी लेकिन बाकी किसी ने नहीं कहा। तो मैं समझता हूँ कि मैंने दिल से, जैसे मैं काफका के लिए बोल रहा था कि खून ने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने फैज साहब ने, तो ये उन्हीं खूनी दिल के खून से लिथड़ करके ही ये कविता मैंने लिखी है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह समझा नहीं गया है जिस ढंग से मैंने लिखा है, ऐसा मुझे लगता है। कि भवभूति तो कहते थे होगा कोई समान धर्मा पैदा, कोई समझेगा मेरी बात, लेकिन समझ रहे हैं ना, आपने समझा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरी प्रिय कविताओं में से है, मेरे हृदय के बहुत समीप है कि इसमें मैंने एक कुछ हिंदी कविता को एक उपहार दिया है मैंने, अगर वो समझ सके तो। जी। ये जब कविता मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक शंकर महादेवन जी का एक गाना है ब्रेथलेस करके, अगर आपने सुना होगा, ब्रेथलेस करके, जिन्होंने कहीं पे सांस नहीं ली, पूरा गाना बगैर सांस समझ लिए। गया। तो हाँ, वैसा ही है, वैसा मुझे लगा है। हाँ वैसा ही है। एक सांस में पढ़ जाइए आप, तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पढ़िए, उसका अर्थ समझते हुए पढ़ते जाइए आप, वाक्यों की तरह भी पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें। एक उर्दू एक बेजान शब्दकोश तो बेजान होता है, उसको कैसे सजीव बनाया जाता है, उसमें से शब्दों को, बहुत ही कमाल की कृति है। शब्द तो बोरखेस का जो स्वप्न था, हो सकता है मेरे हाथ से पूरा हुआ हो वो, कि मैंने उर्दू शब्दकोश पे, हिंदी उर्दू शब्दकोश पे, उर्दू हिंदी शब्दकोश पे ये कविता लिखी, जो मैं समझता हूँ कि मुझे कोई कहे कि आपका क्यों योगदान है, तो ये भी मेरा एक योगदान है। जी जी, हम मानते इसको हैं, शायद भविष्य में समझा जाएगा, दिल से मानते हैं इस बात को। अब जो सेगमेंट में हम आ गए, अब ये थोड़े से हल्के फुल्के क्वेश्चन। हाँ ठीक है, हल्का फुल्का तो होना ही चाहिए। तो इसमें आपकी जो पूरी जो संकलन है पूरे किताबों का, उसमें आपकी कुछ कविताएं उसमें से जो आजकल आप ट्रोल शब्द से वाकिफ़ हैं, ट्रोलिंग और ट्रोल जो फेसबुक पे होती है, जो लोग उटपटांग की बातें लिखते हैं। अब इसको कविता को मैं आपकी उसको उस तरह मत लीजिएगा कि मैं उटपटांग की कविता कह रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर आपने जैसे वरिष्ठ कवियों, दिल्ली के कवि, या इस तरह का जो आपने खराब कविता, तो ये आपने जो लिखा है, तो ये एक ट्रोल की श्रेणी में थोड़ी सी आती है, क्योंकि आपने बड़े खुले दिल से हाँ, ये ट्रोल शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब आज की भाषा में जैसे। हाँ, ये एक विद्रोही कविता है आज की भाषा में, कि वरिष्ठ कवियों, तो वरिष्ठ कवियों में मतलब सारे हिंदी के जो वरिष्ठ कवि थे, कुछ तो अब रहे भी नहीं उनमें से। ये कविता वरिष्ठ कवियों आपने किस सन में लिखी थी? है ये किस सन में लिखी थी आपने? ये लिखी होगी 13-14 में लिखी होगी। अच्छा। हाँ, 10-12 साल हो गया इसको। केदार जी जीवित थे, कुंवर नारायण जीवित थे, सबका इसमें प्रसंग आता है। मैंने युवा कवियों की तरफ से लिखी थी, और इसको ट्रोल नहीं कहना चाहिए, इस तरह की कविताओं की भी परंपरा है कि भाई हिंदी के सीन में, हिंदी की कविता में जितने लोगों का मैंने जिक्र किया है, इन्होंने ही कब्जा करके बैठे हुए हैं पूरी कविता की ज़मीन पर। भाई युवा कवि भी आ रहे हैं, दूसरों को भी जगह दो, आपने बना लिया, फला हो गया, ढुमका हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि विद्रोह की कविता इसलिए है कि नई आवाज़ों को भी जगह दी जानी चाहिए, और उसमें एक तरह का, अच्छा, उनके सारी चीज़ें बताई भी गई हैं, उनकी विशेषताएं वगैरह, उनको पहचान सकते हैं, मतलब आप ढंग से पढ़ेंगे तो उनको आसानी से पहचानते जाएंगे कि किसके लिए क्या लिखा है मैंने। तो हो सकता है कि लेकिन ये भी एक तरह की मूड की कविता थी जो युवा लोगों ने बहुत पसंद की। अच्छा, ओके, हाँ, क्योंकि उनके फेवर की बात, हाँ, ऑब्वियसली, कि भाई इनको जगह दीजिए, आपने बहुत कर लिया 40 साल से, अब 8वें दशक के हिंदी के कवि हैं, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं दी आपने, मतलब ऑफिशियली, मतलब कि वही कवि 40 साल से, मतलब वही राजेश जोशी, वही, मैं, अच्छे कवि हैं, मेरे मित्र हैं सारे के सारे, लेकिन 40 साल से आप वही 4 नाम गुनगुनाए जा रहे हैं, उस बीच कविता नहीं लिखी गई इनकी। लेकिन कृष्ण कल्पित जी भी तो उसी में आते हैं।
हाँ आते हैं, तो मेरा तो आप भी तो वरिष्ठ कवि में आते हैं। हाँ नहीं आता हूँ, वरिष्ठ हो ही गया, मतलब आया आता क्या हूँ। लेकिन मेरा तो पूरा का पूरा विरोध रहा ना हिंदी के सत्तावान जो लोग थे, या हिंदी का जो वर्चस्वधारी जो लोग थे, उनसे मेरा सदा मुकाबला रहा है। मैं जितना भी आया हूँ वो अपने बलबूते पे आया हूँ। मैं अपने बलबूते पे लिख करके, विरोध करके, क्योंकि विरोध करना पड़ता है, आदमी को जगह ऐसे ही नहीं मिल जाती है। या तो आपका कोई बैकग्राउंड अच्छा, या मुझे आसानी से जगह मिल जाती। जब मैं दिल्ली गया था 30 साल का था, मेरे कविताएं और मुझे मेरा एक्सेप्टेंस चारों तरफ हो गया था। अगर मैं वैसा ही बनना चाहता, जैसे कि मंगलेश डबराल के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त बीता 2-3 साल वहाँ पे तब, और हम सारी चीज़ें, लेकिन मुझे वो पूरा का पूरा दृश्य ही अजीब लगा कि ये उपयुक्त तो नहीं है। मतलब उनके सबॉर्डिनेट बन के आप रहिए, आपका भी नाम हो जाएगा, आप भी लिखते जाइए, उन्हीं की तरह लिखते जाइए, आप भी एक हैं। तो मैंने कहा ये मेरे उसमें जवाब नहीं। तो मैंने कहा कि इस सारे चक्र को तोड़कर ही कोई नई बात की जा सकती है, चाहे मैं नष्ट हो जाऊँ, इसमें क्या है। मेरी इच्छा है कि मैं इस वर्चस्व को, इस नकली वर्चस्व को, और एक बनाए हुए एक जिसमें ताकत शामिल है, जिसमें जातिवाद शामिल है, जिसमें लेखक संघ तो नष्ट हो गए सारे के सारे। लेखक संघ में लेखकों के अलावा सब लोग हैं, सारे भरे हुए हैं, और वो ज़्यादा फासिस्ट हो गए हैं। मतलब वो योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की तो आलोचना करेंगे, कविताएं लिखेंगे, और वो मनुष्यों की लिंचिंग करेंगे फेसबुक पर। ये तो उनका स्वभाव है। ये सारी चीज़ें तो बड़ा माहौल बड़ा विषाक्त हो गया है चारों तरफ। तो इससे ऐसे में कृष्णकल्पी ने जो बड़े ज़ोरों से हफीज अहले अदब कब मानते थे, हफीज़ का शेर है, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ। ये हफीज़ साहब का, वो शाद साहब की ज़मीन में गज़ल है ये कि खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, कि हफीज़ अहले अदब कब मानते थे, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ। अगर मुझे माना गया है अश्विनी जी हिंदी में, तो मैं ज़ोरों से मनवाया गया हूँ। मुझे किसी ने माना नहीं है, मनवाया गया हूँ। और मेरे पास तो मेरा लेखन है, और कोई भी ताकत नहीं है मेरे पास। मैं जब तक दूरदर्शन में रहा, बड़े पदों पे रहा, लेकिन कभी मैंने अपनी कविता या अपने उसके लिए मैंने उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया कि अपने उस ताकत से मैं अपनी किताबें छपा लूँ, अपने प्रोग्राम करवा लूँ, अपने पे करवा लूँ। तो वो तो फिर नकली कवियों के काम है। मैंने कविता अपनी ज़िंदा रखी, उसी के बलबूते पे जितना भी हूँ मैं, जैसा भी हूँ, अलग तरह से हूँ या तीक्ष्ण हूँ या जैसा भी हूँ, आपके सामने वो तो वीरेंद्र डंगवाल कहते थे कि विष की पुड़िया, तुम लेख नहीं लिखते हो, एक लेख की ये विष की पुड़िया है। मैंने कहा क्या करूं, अब स्वभाव विष सारी चीज़ें। तो विष दिया किसने, तो विष आएगा ना, जहर। शंकर ने भी शिव का विषपान तो सुना होगा। फिराक कहते हैं मैं भी है दोस्त पी गया आंसू। तो विष तो पीना पड़ेगा रचनाकार को, अगर वो नहीं पिएगा। निराला ने पिया, और भी बड़े उदाहरण हैं इनके जीवन देखिए कि विष पीना पड़ता है। निराला की कितनी आलोचनाएं हुई, उनकी कितनी निंदा प्रस्ताव पास हुए। प्रेमचंद पे लगातार आक्रमण होते रहे, ब्राह्मण विरोधी, ठाकुर विरोधी, ये विरोधी, दलित विरोधी, लेकिन वो हर आक्रमण से नए चमक के आ जाते हैं। ऐसे बड़े लोग हैं। आपने कविताओं में दिल्ली का भी काफ़ी जिक्र है। दिल्ली का भी काफ़ी जिक्र है। दिल्ली दयार, हाँ। दिल्ली में आपने दिल्ली को भी काफ़ी एक तरह से कोसा है कि दिल्ली में ये होता, दिल्ली में वो होता, दिल्ली में सत्ता है, जिसका आपने भी जिक्र किया। तो दिल्ली इतना महत्वपूर्ण क्यों है आपके लिए? हाँ, दिल्ली केंद्रित सारा, आज तक तो सारी शक्तियाँ दिल्ली केंद्रित हैं, साहित्य की हो चाहे सत्ता की हो, दिल्ली केंद्रित है। मैं दिल्ली में रहा 15 साल से ज़्यादा रहा, तो बार रहा। तो मैं उस दिल्ली को खोजता रहा जो मैं खोजना चाह रहा था। गालिब की दिल्ली, मीर की दिल्ली, बेदिल की दिल्ली। और वो जब विद्रोही दिल्ली तो कई बार उजड़ी है, कई बार बसी है। तो बड़ी रोमांचक जगह लगती है मुझे दिल्ली दयार नाम से मैंने बहुत लिखा है, दिल्ली दयार। और मेरा जो हिंदनामा है वो समर्पित किसको है, दिल्ली दयार को। दिल्ली में ही शुरू किया था उसको लिखना। तो दिल्ली एक पूरी की पूरी संस्कृति है, पूरी दुनिया को समझने का कि कितनी बार उजड़ी, कितनी बार बसी। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, पूरा दिल्ली, ये कभी इंद्रप्रस्थ, कभी ये था, कभी पृथ्वीराज की राजधानी। तो उसमें ऐतिहासिकता अखंड, हर एक धूल में मतलब इतिहास जड़ा हुआ है वहाँ पे। एक नफरत, खून के धब्बे, मतलब राजाओं कितना खून बहा हुआ है दिल्ली में। तो बड़ी रोमांचक है। तो उसी तरह से दिल्ली आती है, तो दिल्ली में फिर मीर आते हैं, मीर बहुत आते हैं मेरे यहाँ, या गालिब आते हैं, या दूसरे आते हैं। और वो
मटके पीर की दरगाह आती है, और बागे बेदिल आता है, उसको तो खोजा ही नहीं था। बागे बेदिल जो हैं फ़ारसी के ऐसे शायर हैं अकेले, जो कजाकिस्तान के राष्ट्रीय शायर हैं। केवल रविंद्रनाथ को छोड़ करके कोई ऐसा कवि नहीं है दुनिया में जिसको दूसरे देश ने राष्ट्र कवि माना हो। रविंद्रनाथ को बांग्लादेश में भी माना जाता है। तो कजाकिस्तान ने जब भारत सरकार से कहा कि हम प्लक लगाना चाहते हैं, बहुत बड़ा कवि है बेदिल, गालिब ने कहा है कि रंगे बेदिल में रेख्ता कहना असदुल्ला खां क़यामत है। बेदिल को वो भी याद करते हैं। और हाँ, उर्दू के जो गंभीर समीक्षक है वो जानते हैं कि गालिब के लगभग 80-82 शेरों का अनुवाद गालिब के शेरों में है। मतलब अनुवाद है वो पूरा, बहुत असर है उस पर। मीर का भी असर है गालिब पे, और बेदिल का बहुत असर है। तो मैं उस दिल्ली को खोजता रहा, और दिल्ली आपको मिली कि नहीं मिली? हाँ, मिलती थी। देखिए, थोड़ी मिली, थोड़ी खोजा पाइया, हर आदमी को मिलती। दिल्ली ऐसी जगह है कि 5 स्टार वाले को 5 स्टार मिल जाता है, और बागे बेदिल वाले को बागे बेदिल मिल जाता है, किसी को झोंपड़ी मिल जाती है। कलकत्ता के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे सबकी समाई होती है, तो दिल्ली में भी होती है समाई सबकी। गरीब भी जीता है। दिल्ली में आपने 2 पंक्तियाँ आपकी, सत्तावान लोग भी, राजा भी, प्रजा भी, सब लोग जीते हैं वहाँ पे। लेकिन और कितनी संस्कृतियाँ, पंजाबी संस्कृति, पहाड़ी संस्कृति, बंगाली संस्कृति, अब तो देश भर के लोग आकर के उसका जो शेप बना है, और वो है। बट आपकी 2 पंक्तियाँ हैं। एक कहता है उसमें से कि आप कह रहे हैं, बैठ गए घात लगाकर कला के व्यापारी, मैं भी दिल्ली से चला था तो ये सुनकर आया। दूसरी आप पंक्ति में कहते हैं कि वे मगध से आकर कोसल को नहीं जाते हैं, वे अपने गांव से चलकर आते हैं दिल्ली। हाँ, तो ये तो पंक्ति है श्रीकांत वर्मा की कि हाँ, वे मगध से आके और वहाँ जाते हैं, कि वो कवियों के लिए है कि कवियों के जाते हैं। और दूसरी पंक्ति जो थी वो घात, मतलब जो हिंदी के फाउंडेशन हैं, हिंदी के जो महंत हैं, हिंदी के जो पाखंडी पंडित हैं, वो सब नए युवाओं पे घात लगा के अपने उसमें लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की कविता मैंने की है जिसमें कि दिल्ली के जो कविता के जो कुलीन के हैं कि उनको चोट लगे, ऐसी कविता भी मैंने की है आने के लिए, बताने के लिए। जी, एक छोटी सी कविता आपकी है, नया बारहमासा। हाँ, वो बड़ी मज़ेदार कविता है। उसमें मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं साल भर का अखबार आपकी 12 पंक्तियों में मैंने पढ़ा। जी, ये बड़ी प्रसिद्ध हुई कविता। तो उसकी क्या प्रेरणा थी? और ये प्रेरणा देखिए कि ये अचानक ही निसरत कविता है। देखिए कि सारी विकृतियाँ आई हैं, लेकिन इसका फॉर्म देखिए आप। हर हिंदी परंपरा में 12 मासा का फॉर्म होता है। जी, संगीत में भी होता है, जी, चित्रकला में भी होता है कि 12 मासा के चित्र बनाए जाते हैं। इसी तरह ये कविता पता नहीं कैसे उतरी, लेकिन अचानक मतलब किसी विद्रूप कोई दृश्य देखा होगा कि कैसी दुनिया हमने बना दी है। तो फिर ये 12 मासा, मैंने नया 12 मासा लिखा कि भाई बहुत ही खूबसूरत। और इस कविता को बहुत लोगों ने पसंद किया। और विचित्र बात है कि अशोक वाजपेयी तक ने अपनी प्रिय कविताओं का पाठ किया, उसमें इस कविता को शामिल किया, बावजूद इसके कि मैं बहुत बड़ा आलोचक हूँ उनका। अच्छा, ये बतानी चाहिए बात कि ये कविता उन्होंने भी, अपनी प्रिय कविताओं का पाठ था कोई। तो मुझे किसी ने टेलीफोन करके कहा कि आपने सुना क्या? मैंने कहा सुनूंगा आप। तो उन्होंने भी इस कविता का पाठ किया, नया 12 मासा का। इसमें हमारा समय जड़ दिया है मैंने। ये जो मौजूदा वक्त है, जो विसंगतियाँ हैं, जो जिन पे अत्याचार हो रहे हैं, रोंगटे खड़े करने वाली कविता एक तरह से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत। तो वो रोंगटे तभी खड़ी करती हैं कविता दूसरे के, जब कवि के लिखते हुए रोंगटे खड़े होते हैं। ये तय मानिए आप। तो ऐसे ही इसी भाव से, एक आवेग से ही निकलती है मेरी अच्छी कविताएं हैं, एक आवेग से निकलती हैं। ये नहीं कि जम के बैठ गया। वैसा भी करता हूँ लेखन में, गद्य का लेखन होता है, बैठ के करना पड़ता है। लेकिन कविताएं अधिकतर, लंबी कविताएं हो तो बैठ के सिटिंग करनी पड़ती हैं, लेकिन आवेग जरूरी है कविता में। आवेग और तनाव और निष्पत्ति और आनंद का भाव, अगर वो विद्या कविता है तो उसमें आनंद, चाहे कविता चाहे हत्याकांड पे ही लिखी गई हो, लेकिन जब उसको पाठक पढ़ेगा तो गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन कविता उसको रंजित करेगी, और उस रंजित भाव से ही उसका गुस्सा भी आएगा। तो रंजित करना जरूरी है, क्योंकि ये कला है, शब्दों के जरिए आप बात कह रहे हैं। इस बात को हम भूल गए हैं। हमारे
तथाकथित अनपढ़ आलोचक जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए हैं, जड़ बुद्धि, किसी मंच से जुड़ के, संस्कृति मंच से जुड़ के, और वो आलोचक हो गए। ऐसे थोड़ी होता है। आलोचना एक बहुत बड़ा काम है जिसकी कमी है अभी। तो ये हमको लेके आता है नज़र सीरीज़ जो आपकी है। नज़र सीरीज़ जो आपकी है, जो आपने नज़रे जावेद अख्तर। हाँ, ऐसी बागे बेदिल जो किताब है वो ख़ास तौर से दिल्ली में लिखी थी मैंने, और नए फॉर्मेट में लिखी थी। हर चीज़ पे उस पर प्रतिक्रिया है, इसमें सब पे है। अरुण कमल, नजरे अरुण कमल भी है, नजरे जो भी था असदी भी है, तो उसमें नजरे जावेद अख्तर भी है, नजरे ये भी है। तो जावेद अख्तर थी, जावेद अख्तर कि कुर्ता बेहतर है शायरी कमतर, ये मैंने लिखा था। तो जावेद बहुत बड़े आदमी है, फिल्म के बहुत बड़े डायलॉग राइटर हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं, बहुत बड़ा योगदान है उनका, शोले एवर ग्रीन फोटो। लेकिन वो शायर नहीं है, शायर अच्छे नहीं हैं। वो शायरी 50 की उम्र में शुरू की उन्होंने, उनकी जवानी। शायरी 50 में नहीं शुरू की जा सकती। करने को तो 100 में भी कर दो कोई, लेकिन शायरी तो प्रस्फुटित होती है, वो नहीं हुई। इसीलिए वो बना तो लेते हैं, लेकिन उसमें वो बात नहीं है। उनसे अच्छे शायर उनके भाई हैं जो अमेरिका में रहते हैं, उनकी शायरी उनसे बेहतर है। और उन दोनों से बेहतर इनके पिता जो हैं, जहां निसार अख्तर, वो है ग्रेट शायर, ग्रेट शायर है। तो मेरा ये नहीं है। और अच्छा, मेरे जावेद से कोई दुश्मनी थोड़ी है, गुलजार से, लेकिन उर्दू और सारे जलसों में ये दो ही आदमी दिखाई देते हैं कि वो कोई बात है, जावेद को बुला दो, गुलजार को। इतनी बार इनकी बातें सुन चुके हैं कि कोई नई बात नहीं है इनके पास। तो इन प्रतीकों को हटाया जाए और इनको लिमिटेड किया जाए। शायर आजम भी हो गए ये। अरे भाई, स्क्रीन प्ले राइटर है आजम थे आप, या डायलॉग आजम थे आप, शायर आजम नहीं है आप। शायरी आप में नहीं बरसी है शायरी। मेरा कहने का अर्थ ये है, मैंने सबसे पहली किताब आई थी इनकी, क्या तो नाम था उसका, राजकमल से लफ्ज़ या क्या पता क्या नाम, पहली किताब आई थी इनकी। तो वो मैं ख़रीद के लाया था 500 रुपये की उस ज़माने में किताब। तो उर्दू अकादमी के सचिव थे, वो मिलने आए थे, मैं आकाशवाणी में काम करता था। तो वो बोले कि कल्पित जी ये किताब पढ़ लो आप, जाओ, तक नाम मैं भूल रहा हूँ, पहली किताब ही है उनकी, राजकमल से छपी है, कि जब आप पढ़ लें इस किताब को तो मुझे दे दीजिएगा कृपया। तो मैंने कहा एक शर्त पे दूंगा। बोले क्या? बोले मुझे वापस मत दीजिएगा। मैं समझ गया था। उसी समय उनको किताब दे दी। उनकी शायरी से मेरा पहला परिचय था, जिससे कि पहली मेरी प्रतिक्रिया ये थी। मैंने छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि कविता की बात है। जो कविता ब्रह्म के समान, शब्द को ब्रह्म के समान, ऐसी कला, ऐसी विद्या है, उसके लिए मैं झूठ बोलूँगा तो मैं उस कला का सच्चा साधक नहीं हो सकता। जी। हाँ, लिहाजदारी तो निभा लूँगा। मेरी भी मुलाकातें हैं जावेद साहब से, नमस्कार, गुलजार साहब से भी, मेरा कोई उनसे विरोध नहीं है, लेकिन वही नहीं है। अब वो केवल सेलिब्रिटी शब्द है एक चला है। अशोक वाजपेयी भी कहते हैं कि कवियों को सेलिब्रिटी बहुत गंदा शब्द है, मैं इसके विरोध में हूँ। सेलिब्रिटी सेलेब्स से बना है, ये हॉलीवुड के अंधकार से आया है, जो चमकती रहती हैं चारों तरफ लाइटें, सेलेब्स, और एक स्टार और भीड़ जिसके पीछे पीआर के भीड़। हाँ, मतलब सारी चीज़ें। एक कवि को क्यों सेलिब्रिटी होना चाहिए? जी। एक कवि को एकांत चाहिए। कभी सेलिब्रिटी नहीं, इस तरह से नहीं बनना चाहिए। ये एक पतन है कवि का, अगर वो सेलिब्रिटी बन गया है तो ये कवि का पतन है। कवि को अपना एकांत में रहना चाहिए। क्या पता कब कोई, वो तो हर समय खोज में रहता है, किसी अच्छे बिंब, कोई अच्छी बात, कोई सुंदर बात। कविता है क्या? सुंदर बात। मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारी यहाँ, मीर कहते हैं, बातें हमारी यहाँ। तो कविता क्या है? सुंदर बात, अच्छी अनोखी बात, जो दिल को अच्छी लगे, जो अन्याय का विरोध करे, ऐसी बात। तो ये है सर। खराब कविता की हम लोग बात कर ही रहे हैं, इशारों में सही है, थोड़ा सा खुल के। ख़राब कविता का पैमाना क्या है, उसका पैरामीटर्स क्या है? कैसे आप पहचानते हैं कि ये कविता ख़राब है, अगर आम आदमी की समझने के लिए योग्य अगर हम उसको बनाएं आप? नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए कि आप किसी को आपकी निगाह में खराब कविता, देखिए कि खराब कविता है कि कोई बात ही नहीं है उसमें शब्दों को जोड़ दिया गया है और एक चित्र बना दिया गया है, कोई गहरी बात नहीं है। तो वो खराब कविता, मतलब खराब कविता, मैं उसको खराब कविता नहीं कहता जो कि सीधी सादी कविता है। मैं खराब कविता उसको कहता हूँ जो नाटक करके आप लिखते हैं, विचारों को आप व्यक्तिगत जीवन में कुछ और हैं और आप श्रमजीवी की बात करेंगे कविता में, तो वो नकलीपन है जो नज़र आ जाएगा। क्योंकि आप जीवन और कला को
विद्या को अलग करके नहीं देख सकते। अगर मैं झूठा हूँ, कुटिल हूँ, कपटी हूँ, तो मैं सच्ची कविता नहीं लिख सकता। आपको मैं सही बोल रहा हूँ, मुझ में करुणा नहीं है तो वो पकड़ में आ जाती है। खराब कविता वो जो अच्छे बनने का दावा करे। खराब कविता वो नहीं जो वास्तव में है, कमज़ोर कविता कहें उसको, या शुरुआती कविता किसी ने लिख दिया। और ये एक मुहावरा है चोट पहुंचाने का खराब कवियों को। बीच बीच में ऐसी कविताएं लिखता हूं मैं कि खराब कवियों की भरमार है चारों तरफ, तो दिल उकता जाता है ना। तो ऐसी अभिव्यक्तियाँ मैं बीच बीच में करता हूँ। तो खराब कविता वो नहीं जो वास्तव में खराब है। खराब कविता वो जो अच्छा दिखाने की कोशिश करे, किसी की सिफारिश लेके आए, कोई कहे कि बहुत बड़ी कविता है, कुछ नहीं है। तो ये जो प्रयास होते हैं ना, क्योंकि कविता में आप सप्रयास जिंदा नहीं रह सकते। कोई ताकत आप 10-20 साल आप धोखा दे सकते हैं, किताब छपवा देंगे, रचनावली छपवा देंगे, कोर्स में लगवा देंगे, पोस्टर छापते रहेंगे, इससे कविता नहीं जीवित रहती है। सर, आप फेसबुक पे भी काफ़ी पॉपुलर हैं और आप काफ़ी आपके जो पोस्ट आते हैं वो भी लेखन में अपने आप में ये कह सकते हैं कि वो भी एक लेखी की तरह होता है। उसके अंदर कोई बात होती है और काफ़ी आप डेडिकेटेड तरीके से उसको लिखते हैं। तो उसके लिए क्या आप स्पेशल कोई टाइम निकालते हैं? फेसबुक एक नया माध्यम है। नया माध्यम तो अब क्या है, अब तो पुराना हो गया। जब ये आया था तो उससे पहले भी मैं इस तरह के माध्यम का इस्तेमाल SMS के ज़रिए कविताओं के लिए करता था। जब ये आया तो मुझे लगा कि इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। मैंने आपको पहले कहा कि ये एक माध्यम है जी। जैसे प्रिंटिंग प्रेस एक माध्यम है, अखबार एक माध्यम है, टेलीविज़न एक माध्यम है, वैसे ही ये आपका इंटरनेट या आपका सोशल मीडिया ये भी एक माध्यम है। तो माध्यम खराब, और पहले भी कहा कि खराब या अच्छा नहीं हो सकता, आप उसका उपयोग किस तरह करते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि मैं वही बात लिखना चाहता हूँ। मैं इस पर नहीं, मतलब एक तो समसामयिक विषयों पे बड़ा कम लिखता हूँ मैं। एक तो मेरा जो चौहद्दी है वो साहित्य, कला या विचार का क्षेत्र ही है। मतलब मैं ऐसे रोज़ाना टिप्पणी नहीं करता राजनीति पर। जब बेहद ज़रूरी हो जाता है कभी, तभी मैं उस पर टिप्पणी करता हूँ, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं हूँ किसी अखबार का। तो ये सोच के कि कविता और उसके इर्द गिर्द और सारी चीज़ें ये करके ही टिप्पणियाँ लिखना, मैंने छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखना, और बहुत बड़ा वो आप तो जानते हैं कि लोग बाग किस तरह से वो छापने लगे लोग अखबार। मैं लिखता हूँ और फिर कोई मांग लेता है उसको छापने के लिए, थोड़ा बड़ा करके, कोई ये करके वो करके। तो उसको मैंने एक क्रिएटिव माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया, और उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ कि बड़े सारे फॉलोअर्स मुझे मिले जो गंभीर कविता को पढ़ने में इंटरेस्टेड थे। ऐसा नहीं है कि सारा ही कूड़ा आ रहा है, चयन करना पड़ेगा ना फेसबुक में। तो आपको चयन करना पड़ेगा कि भाई, और धीरे धीरे आपका हो जाता है कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। तो वो पहचान बनाने के लिए आपको, तो मैं कोई ऐसा सोच समझ के कुछ नहीं करता हूँ कि मुझे करना पड़ता है। कई बार होता है कि जैसे सारा साहित्य फेसबुक पे आ गया है, सारे विवाद फेसबुक पे होते हैं, सारा जो अच्छा लिखा हुआ आता है किसी न किसी रूप में फेसबुक में आ जाता है। तो जब फेसबुक पे ही सारी चीज़ें हो रही है तो इसी को वो किया जाए। तो पॉलिटिकल साहित्यिक पॉलिमिक्स के लिए भी मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए तो करता ही हूँ। पॉलिमिक्स एक चीज़ होती है जिसके ज़रिए किसी को उठाना, गिराना, ये करना, वो करना किताबों के बारे में। तो वो अच्छा ऐसे ही नहीं, मैं लॉजिक के साथ लिखता हूँ, इसीलिए मेरे फॉलोअर्स हैं या पढ़ते हैं। मेरे दुश्मन भी मुझे पढ़ते हैं। मैं लेखक हूँ, इस बात से साबित है कि मेरे दुश्मन भी मुझे पढ़ते हैं। और ये नहीं कह सकते कि भाई ख़राब लिखा है, क्या मतलब किसी के खिलाफ लिखा है तो भी मतलब लिखा अच्छा है। तो ये एक कोई कहे तो यही मेरी पहचान बनी है। उसमें कई बार मुझ पर आक्रमण किए जाते हैं, कई बार ये है, तो अब मैं उससे अभ्यस्त हो गया हूँ। लेकिन उसमें साथ में मैंने एक दिन आपका पोस्ट देखा और उसके अंदर कुछ लोगों ने, एक सीरीज़ ऑफ पोस्ट थे, कुछ लोगों ने कमेंट्स लिखे जो आपकी बात से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने कुछ टिप्पणियां करी। तो आपका फिर एक पोस्ट आया, उसमें आपने एक फ्रेज़ यूज़ किया हिंदी का, सुगंधित मूर्ख, जिसको पढ़ के मुझे इतनी हंसी आई तो मुझे लगा, फिर मैंने काफ़ी लोगों को बताया कि देखिए ये किसी ने ऐसा लिखा है। तो ये ऐसी भाषा क्या पता क्या है, इजाद कैसे मैं करता रहता हूँ या हो जाती है। सुगंधित मूर्ख का अर्थ क्या हुआ, सुनिए आप, बड़ा आनंद आएगा आपको। एक तो मूर्ख है, चुपचाप बैठा हुआ है, वो चला गया, कुछ उसकी मूर्खता पे कोई ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। और एक जो महकता है उसकी मूर्खता महकती है,
वो सुगंधित मेरे को भी जब मैंने ये शब्द लिखा तो मुझे भी हंसी आई आपकी तरह ही। और मैंने कहा ये क्या, कहाँ से मैं ले आया सुगंधित मूर्ख, लोग कहेंगे कि क्या है, मैंने सुना है या पढ़ा है या मैंने ही लिख दिया है। लेकिन बड़ा मज़ा आया मुझे, सुगंधित मूर्ख। कईयों ने पूछा कि ये क्या होता है, तो ये तो ठीक है, ये तो एक शैली है। देखिए कि अब शैली ही बचेगी। कृष्ण कल्पित अपनी शैली से पहचाना जाता है जी जी। कि उसकी शैली अलग है, वो किसी की नकल नहीं करता है। वो चाहे हार्श लिखता है, थोड़ा टेढ़ा लिखता है, थोड़ा तीक्ष्ण लिखता है, जो भी लिखेगा, लेकिन वही वो लिखता है। तो यही होना चाहिए। अब बाकी तो आदमी को होप रखनी चाहिए, आशा करनी चाहिए। और ये तो माध्यम बदलते रहते हैं। फेसबुक के बाद ही कितने सारे माध्यम आ गए हैं, ये आ गया है, वो आ गया, वो आ गया है। तो इनका बहुत सोच समझ के इस्तेमाल होना चाहिए। ये माध्यम खा जाता है आदमी को। इसकी ये ज़्यादा आप ज़्यादा खुद का प्रचार करोगे तो आपको नष्ट कर देगा ये। और प्रचार में भी एक कला, आप में एक इंटेलिजेंस चाहिए कि कैसे क्या कर रहे हो आप। तो ये कि वो है, आप समझ सकते हैं कि आपने मुझे इंगित किया, तो आपने मेरी पोस्ट पढ़ के, या मैं जैसा फेसबुक पे जिस तरह से सक्रिय रहता हूँ उसको देख करके ही आपने किया है कि अलग से पहचाना जाता हूँ शायद मैं। मुझे पढ़ने वाले अलग ही हैं। नहीं, वो तो चाहे वो गाली दें, चाहे वो समर्थन करें, लेकिन पढ़ने आते हैं लोग। जी जी जी। 500 वर्षों के बाद आप कैसा चाहते हैं कि कृष्ण कल्पित को लोग कैसे याद करें? 500 वर्ष में जीवित रह गया तो क्या ही बात है, मैं ही पढ़ूंगा मेरी कविता। मेरे को लेकिन पता नहीं होगा कि ये मेरी कविता है, ये मेरी कविता है। इसमें एक कविता है इस बात पर, बहुत ही अच्छी कविता मिल गई। तो कि प्रसिद्धि क्या होती है, आप पढ़ देंगे तो बड़ा अच्छा। वास्तविक ख्याति क्या होती है। तो उसमें मैंने यही कहा है, मिलेगी कि नहीं अभी तो छोड़ दीजिए। दुर्लभ ख्याति, हाँ। दो कविताएं पढ़ रहा हूँ मैं जी। कि दुर्लभ ख्याति क्या होती है। पहली कविता है, यही इच्छा है कि मुझे कोई नहीं पहचाने, कोई मुझे मेरे नाम से न पुकारे। देखा हुआ लगता है लेकिन कौन है पता नहीं। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, यही सुनने को मिले हर शहर हर देश में। गुमनामी का वरदान ही देना प्रभु, और ख्याति दो तो ऐसी कि जब मैं बताऊं अपना नाम तो जवाब मिले। झूठ बोलते हो तुम वह हो नहीं सकते। क्या बात। और दूसरी कविता जो आपने बात की, सामने खामोश रहूं, जब बोलूं अनुपस्थिति में बोलूं। जीते जी क्या बोलना, मरने के बाद बोलूं। कवि अगर हूं तो अपने न रहने के बाद कवि रहूं, और दूसरे जन्म में अपनी कविताएं पढ़ूं, किसी अनजान पाठक की तरह। क्या बात, बहुत क्या बात। धन्यवाद कृष्ण कल्पित जी। आज मैं बहुत धनी होकर जा रहा हूँ यहाँ से। और नहीं, बातचीत में आनंद आया आपसे। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और मुझे भी बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच।